हेलो दोस्तों, दी हर्षल टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हर्षल खटवाई। हम हमेशा एक नया टॉपिक लेके आते हैं। कभी कभी गेस्ट रिपीट होते हैं। वैसे आज के गेस्ट हैं जो पहले भी आए थे। हम हमेशा हीरो एक फिल्म में देखते हैं कि हमें हीरो कहाँ से मिलेगा, किस हीरो को हम फॉलो कर सकते हैं। उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उनको ढूंढना पड़ता है। वैसे ही आज एक हीरो हमारे पास में आए हैं जिनके साथ हम पॉडकास्ट करने वाले हैं। ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा हुआ है। आप सारी चीज़ें धीरे धीरे देखेंगे, समझेंगे। आज का पॉडकास्ट इंडियन आर्मी के ऊपर है। पैरा एसएफ जो कमांडोज़ है उनके लाइफ के ऊपर है। जी हाँ, मधुसूदन जी सुरवे जो शौर्य पदक से नवाजे गए हैं, अवार्डी है। और अवार्ड देने वाले भी कुछ कम नहीं थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब वो राष्ट्रपति थे तभी उनके हाथों से इनको अवार्ड मिला था। तो ये पॉडकास्ट में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है कि ऑपरेशन कैसे होते हैं, ट्रेनिंग कैसी होती है, उनको पर्सनल इंजरीज़ हुई थी वो कैसे हुई थी, और इंजरी के बाद उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई। तो ऐसे हीरोज़ को हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए। इनसे जाके मिलिए, ऐसे लोगों से, उनसे बातें कीजिए, क्योंकि इनके पास स्टोरी बहुत रहती है लेकिन ये बातें कम करते हैं। इनसे बातें निकलवाना पड़ती है। तो ये पूरे पॉडकास्ट आप आराम से देखिए, अपने फैमिली के साथ देखिए, दोस्तों के साथ देखिए, और ख़ास करके अपने बच्चों को दिखाइए, क्योंकि आज के बच्चों को नहीं पता है कि एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे। सो ये पॉडकास्ट पूरा देखिए। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इनटू द पॉडकास्ट। हमने एक पॉडकास्ट किया था लास्ट टाइम कारगिल के ऊपर। उसमें हमें पता चला था कि कारगिल में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। एक वीरता क्या रहती है वो हमने देखी। कुछ लोग उसमें, कुछ सैनिक जवान उसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे। लेकिन फिर भी वीरता कहीं छुपती नहीं है, कहीं ना कहीं से वो सामने आ ही जाती है। तो आज का हम यही टॉपिक फिर से लेके आए। मधुसूदन जी, दी हर्षल टॉक शो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर, कैसे आप? एकदम बढ़िया, मस्त। पॉडकास्ट के स्टार्ट करने से पहले हम, जो आप हमारे देवत है, फॉर दैट मैटर आपके बटालियन की तो देवत है ही वो, और हमारे भी है। उनका नाम लेके हम आज का स्टार्ट करते हैं। छत्रपति शिवाजी शिवाजी महाराज महाराज की की जय। जय। जयकारा वीर शिवाजी, हर हर महादेव। तो आपका लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस कैसा था सर? बहुत ही बढ़िया रहा। और आपने जो हमें प्यार दिया, जिन्होंने भी देखा, हमें बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारा ये पॉडकास्ट जो है सभी देखे, उसके अंदर कुछ अनुभव है वो हमको आप रिप्लाई करके बताइए। यही आपसे सबसे प्रार्थना रहेगी। कारगिल का थोड़ा सा मैं यहाँ पे रेफरेंस देना चाहूँगा। कारगिल हमने पॉडकास्ट के थ्रू देखा है अभी रिसेंटली, लेकिन इसके पहले जो न्यूज़ चैनल थे या फिर न्यूज़ लेटर्स थे उसके थ्रू हमने पढ़ा है। कारगिल ने आपके लाइफ में क्या चेंज किया? सर, बहुत बड़ी अनुभव हमें कारगिल से मिला, क्योंकि इससे पहले हमने कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी थी। और आमने सामने की जब ये लड़ाई थी, क्योंकि पाकिस्तान ऊपर बैठा हुआ था, हम नीचे ग्राउंड में थे। वो इतने 16,000 फुट के ऊपर बैठे हुए थे। ऊपर से डायरेक्ट फायर हमारे ऊपर आ रहा था। और ऐसे में हम क्योंकि हम ज़मीन की सतह पे बैठे हुए हैं, वहाँ यहाँ से निकल के ऊपर उन चोटियों पे पहुँचना और उनको खदेड़ना, तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी थी कि ऐसे टाइम में जो कि बिल्कुल विपरीत टाइम था हमारे लिए, क्योंकि हम आए थे जोरहाट से, आसाम से आए थे। और हमारे लिए जो टारगेट था, तोलोलिंग जैसी पहाड़ी, ये हमारे लिए टारगेट था। और ये टारगेट क्लियर करने के लिए जो भी कठिनाइयाँ आई, उसके अंदर हमने बहुत से हमारे साथी को वीरगति प्राप्त हुई है। ऐसे में कुछ बैटल कैजुअल्टी हुए हैं। और ये अनुभव ऐसा था कि कुछ आनंद मिला, क्योंकि हमने जीत हासिल की थी। जीत हासिल करी थी। लेकिन कुछ दुख
की बात ये थी कि हमारे कुछ साथी वीर गति को प्राप्त हुए थे और उनको छोड़ के हम वापस आए थे। लेकिन ये जो अनुभव था, कुछ अलग ही अनुभव था, क्योंकि इससे पहले हमने कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी। क्योंकि जब 20-22 साल का जब लड़का किसी क्षेत्र में जाता है, लड़ाई के क्षेत्र में जाता है, और पहली लड़ाई वहाँ से शुरू होती है, आमने-सामने की लड़ाई होती है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ये लड़ाई शुरू हुई थी। और ये अनुभव कुछ अच्छा ही अनुभव था, क्योंकि हमारे जो भी हमारे टीचर थे, हमारे जो उस्ताद थे, हमारे सीनियर्स थे, जो ऑफिसर्स थे, जेसीओस थे, उन्होंने जो हमारे ऊपर भरोसा किया, और ऐसे में हमने जो विजय हासिल की, वो बहुत ही आला आला दर्जे का वो विजय था। और ऐसी लड़ाई शायद दुनिया में पहली ही लड़ाई थी कि 19,000 फीट या 18,000 फीट के ऊपर लड़ी गई थी। करेक्ट। मुझे लगता है कि ये लड़ाई ने भारत को तो सिखाया ही, मतलब भारत सरकार को भी हम, कि कैसे इसके लिए तैयार रह सकते हैं, लेकिन दुनिया को भी सिखाया कि ऐसी जगह पे लड़ाई हो सकती है और उसको जीता भी जा सकता है। बिल्कुल सर, एकदम ये दुनिया ने देखा है ये। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, आप कंपैरेटिव काफ़ी नए थे तभी, जी, मतलब आई गेस 4 या 5 साल आपको हुए थे। जी, और ये काफ़ी एक फुल रेंज वॉर थी। जी। तो वॉर होने के बाद में कभी ऐसा हुआ आपके लाइफ में कि आपको वो चीज़ों के सपने आने लगे, ब्लास्ट हुआ, ब्लड है, वॉर चल रहा है? नहीं सर, उसके अंदर हमें सीखने के लिए बहुत मिला था, क्योंकि जब हम पहले दिन ही गए थे, वहाँ पे पहला बॉम्ब आता है और हमारे साथियों को लगता है, उसके बाद उनके चिथड़े उड़ते हैं, अपने शरीर के ऊपर आते हैं, और वही हम मंदिर बनाते हैं या सर्वधर्म स्थल बनाते हैं, वहाँ हुँ, पे हुँ। एक बॉम्ब आके हमारे ऊपर गिरता है और हमारे साथी वीर गति को प्राप्त होते हैं, और उनका जो खून है शरीर के ऊपर लगता है, तो वो वाक़या जो है ना, कभी दिमाग से जाएगा नहीं। और आज भी हमें वो महसूस होता है कि हमारे ये साथी जो है हमारे यहाँ से छोड़ के गए थे हमें, और ये चीज़ें जो है हमेशा दिमाग में बैठी रहेगी, क्योंकि वो पहला अनुभव था। अनुभव और जो चीज़ें हमने देखी, वो कभी दिमाग से जाएगी नहीं। ये बहुत करेक्ट। हमारे साथ जो हुआ था वो गलत हुआ था, और लेकिन हमारे साथी हमें छोड़ के गए, वो कभी हमें दोबारा मिले नहीं। आपको एक मिशन के लिए हिफाज़त 2 जिसके ऊपर हम बात करेंगे जी, आगे में, लेकिन उसके लिए आपको एक मेडल मिला, शौर्य चक्र। जी, शौर्य चक्र ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सम्मान है, गैलेंट्री अवार्ड है। जी। हमने आपको पिन करते हुए वो देखा हुआ है, हमने सेलिब्रेट भी किया और आज भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन एज़ अ पर्सनली आपने इसके लिए क्या-क्या सैक्रिफाइस किया? मेरी अकेले की सैक्रिफाइस नहीं है, जिसके अंदर जिस ऑपरेशन में जो मेरे तमाम साथी जिन्होंने मुझे हेल्प करी, और क्योंकि ये मेडल तो एक हौसला अफ़ज़ाई है, और इसके पीछे जो हमें हमारे साथियों ने जो कार्रवाई की, क्योंकि मैं अकेला कोई टाइगर था नहीं उधर कि मैं अकेले जाके लड़ाई लड़ता हूँ, हुँ, ऐसे हुँ। नहीं होता है कोई भी। जो ये मेडल होता है, ये ऐसे अकेले को नहीं मिलता है, ट्रू। उसके पीछे बहुत ज़्यादा जो जितने भी बंदे अपने चले जाते हैं ऑपरेशन में, सभी का योगदान उसमें होता है। और ये जब मेडल की बात आपने जब करी, तो ये लगता है कि मुझे गर्व बात इस चीज़ का है कि मुझे गैलेंट्री अवार्ड, शौर्य चक्र मिला, लेकिन उसमें मुझे एक पैर अपना गँवाना पड़ा। लेफ्ट पैर मेरा घुटने से अलग है, मतलब उसको एम्पूट किया गया है। आज मैं आर्टिफ़िशियल लिम्ब के ऊपर चलता हूँ। दूसरा पैर जो टखने के नीचे घुटने तक का, उसके अंदर रॉड है। पेट की आंतड़ियाँ मेरी उसमें से निकाली गई है। तो ये चीज़ें कुछ गँवाने के बाद कुछ तो मिलता है, और जो भी गैलेंट्री अवार्ड हमें मिला है, शौर्य चक्र से मैं सम्मानित हूँ। और वो जो शौर्य चक्र सम्मान जो मिला है, जिस व्यक्ति के हाथ से जो मिला है, जो राष्ट्रपति थे, महामहिम राष्ट्रपति, मिसाइल मैन, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके हाथों से जब गैलेंट्री अवार्ड, शौर्य चक्र मेरे छाती के ऊपर लगा है, तो मुझे गर्व है इस चीज़ का कि मैं उनको आज भी पूजता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो भगवान है। और करेक्ट। ऐसी व्यक्तिमत्व दुनिया में दोबारा नहीं होने वाला। दैट्स ट्रू सर, ये सच है। इसके ऊपर हम आगे ऑब्वियसली बात करेंगे, जी, हिफाज़त 2 और एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। जी। आपका फर्स्ट मिशन कौन-सा था?
एज अ पैरामिलिट्री फोर्स में? मैं पैरा स्पेशल फोर्सेस में था, तो क्योंकि मेरे यूनिट का नाम है वाघनक, और वाघनक का सबसे पहला, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस लड़े थे, क्योंकि मैं 1992 में मैं भर्ती हुआ हूँ, और उसके बाद मैं स्पेशल फोर्सेस में गया, और स्पेशल फोर्सेस का सबसे पहला मेरा ऑपरेशन था ऑपरेशन राइनो असम में। और कुछ ऐसे वहाँ पे अनुभव आए, क्योंकि उस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट में असम जैसा इलाका बहुत ज़्यादा उग्रवाद था वहाँ पे। बोडो उग्रवादी या बाकी के उल्फा सुल्फा, ये जो आतंकवादियों के जो गुट है वहाँ पे वो कार्यरत थे, और हम जाने के बाद बहुत ज़्यादा हमने वहाँ मेहनत करी है, और उन ऐसे ऐसे आतंकवादियों को हमने मारा है वहाँ पे भी। और ये ऑपरेशंस राइनो जो है 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस को कुछ नाम देके गया है, और वहाँ पे भी हमने अच्छा काम किया है, और हमें वहाँ 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस को कमेंडेशन कार्ड मिला है, प्रशंसा पत्र, आर्मी चीफ से प्रशंसा पत्र भी मिला है। आपका पैरा एसएफ में यूनिफॉर्म कौन सा रहता है? मतलब आर्मी का रहता है वही रहता है कि दूसरा कुछ रहता है? नहीं, सेम आर्मी का ड्रेस रहता है, सेम जो नॉर्मल आर्मी पहनती है वही ड्रेस हमारे पैरा एसएफ का भी रहता है, लेकिन हमारी जो ट्रेनिंग है कुछ आले दर्जे की ट्रेनिंग है, उसमें थोड़ा सा फर्क है, बाकी सब कुछ सेम आर्मी की तरह ही है, क्योंकि प्यारा एसएफ और नॉर्मल आर्मी इसमें कोई ज़्यादा ड्रेस में कोई फ़र्क नहीं है, सेम ड्रेस होता है। तो फिर आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है? मतलब अगर हमें जानना है कि ये आर्मी है और ये पैरा से है, तो फिर कैसे हम आइडेंटिफाई देखो करें? क्या होता है कि अगर प्यारा स्पेशल फोर्सेस का बंदा अगर कोई भी चलेगा ना, उसमें फुल कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। और एक मैरून कैप है, वो मैरून कैप जब आपके सिर के ऊपर आती है या आपके मस्तक के ऊपर लगती है, तो दूर से पता चल जाता है कि ये प्यारा एसएफ का बंदा है और ये प्यारा का बंदा है, और सबकी नज़र उसके ऊपर जाती है, क्योंकि हज़ारों में एक बंदा अगर चुना जाता है तो वो प्यारा एसएफ का ही होगा। आपके 3 ऐसे ऑपरेशंस जो आपके लिए बहुत फेवरेट है, हिफाज़त 2 छोड़ के? सबसे पहला मैंने आपको बताया ही था, ऑपरेशन राइनो आसाम, उसके बाद ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर, और एक ऑपरेशन ऑर्चिड नागालैंड। ये तीनों ऑपरेशन में अलग अलग प्रकार का हमको अनुभव मिला। उसके अंदर ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर, जैसे कि आपको ये भी आपको मालूम होना, पहले मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशन कारगिल हाँ। जो विजय के नाम से जाना जाता है, वो ऑपरेशन एक था ही। उसके बाद जब हम डाउन हुए तो ऑपरेशन रक्षक के लिए आ गए थे, क्योंकि उसके बाद तुरंत ऑपरेशन पराक्रम शुरू हुआ था। संसद के ऊपर अटैक हुआ 2001 2001 में। 99 में तो कारगिल की थी। हुआ था। जैसे ही कारगिल खत्म होते तुरंत ऑपरेशन पराक्रम शुरू हो गया था। उसके बाद जैसे पराक्रम से जब हम डाउन हो रहे थे, तब तक हमको आदेश मिला कि आप ऑपरेशन रक्षक करोगे, और रक्षक के लिए फिर हमको कुपवाड़ा में भेजा गया। कुपवाड़ा में जाके हमें लोला वैली मिली। लोला वैली में इतना ज़्यादा उग्रवाद था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा उग्रवाद, और ऐसे में मेरी टीम जो है चार्ली टीम, उनको उस ऑपरेशन में लोला वैली में बहुत ज़्यादा हमने ऑपरेशन करे। उसके अंदर भी हमारे 2 साथी को वीरगति को प्राप्त होना पड़ा, और ऐसे में हमने अच्छा काम किया, और हमारे जो भी ऑफिसर्स थे उन्होंने और हमारे जेसीओ साहब ने, जो भी कमांडोज थे उन्होंने जी जान लगा के हमने मेहनत करी, और कम से कम 35 या 36 आतंकवादी हमने उस ऑपरेशन में हमने मारे थे, और हमें उधर भी एक प्रशंसा पत्र मिला था। ओके, मतलब जहाँ पे भी गए आपको एक प्रशंसा पत्र मिला ही है। बिल्कुल सर, हमने क्योंकि हमारा जो कार्य ही ऐसा था कि रात दिन हम ऑपरेशन लड़ते थे, क्योंकि एक ट्रुप आता था, दूसरा ट्रुप हमेशा बाहर ही रहता था। तो ऐसे में मेहनत का फल तो कभी तो मिलता ही है, और हमेशा कभी गए हम खाली हाथ कभी वापस नहीं आए। एक आध बार अगर जाके वापस आ गए होंगे तो ये बोलते ना कि फिर आने के बाद हम कभी रेस्ट नहीं किया कि इस बार हमने क्या ऐसी गलती की कि हमको नहीं मिला।
हमने क्योंकि 72 घंटे जाने के मतलब बर्फ के अंदर 72 घंटे बैठना कोई मामूली बात नहीं है। 72 घंटे मतलब 3-3 4-4 दिन एक ही जगह पे जगह पे बैठना। एम्बुश लगा के बैठना और जैसा शिकारी शिकार करता है ना, वही हमारी शिकार करने की आदत है कि हम एक जगह पे अगर एक बार बैठ गए, तो जब तक शिकार मिलता नहीं तब तक हम वहाँ से उठते नहीं और जब तक मारते नहीं तब तक वापस आते नहीं। जनरली मैंने ये सोल्जर्स लोगों में देखा है, मतलब ऑब्वियसली जो पॉडकास्ट मैंने देखे हैं, कि एक जुनून रहता है कि मैं ये टारगेट के लिए निकला हूँ तो उसको टारगेट को ख़त्म करके ही निकलूँगा बाहर में। तो ये बहुत कन्विक्शन जो रहता है बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है कि मुझे ये चीज़ करनी ही है। सर ये होता ऐसा है ना कि जब बाहर आप निकलते हैं ना, तो जैसे हमने पहला ही नारा लगाया था छत्रपति शिवाजी महाराज का नारा था, गोरिल्ला युद्ध होता क्या है? गोरिल्ला युद्ध के जनक जो है, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज, करेक्ट। जिन्होंने उनको उस टाइम पे बोला जाता था गनिमी कावा और हम बाकी के अभी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं उसको गोरिल्ला वॉर। गोरिल्ला वॉर। गोरिल्ला वॉरफेयर ही जहाँ से शुरू हुआ और वो जनक जब हम हमारे सबसे बड़े हम भगवान जिनको मानते हैं और उनका नारा लगा के ही हम अपने ट्रूप मतलब अपने गेट से बाहर निकलते, तो ऐसा लगता है कि जब तक हमें कुछ मिलता नहीं, तब तक हम वापस आते नहीं और जब पूरे बंदे जब निकलते हैं ना ऑपरेशन में, तो सभी में यही जुनून है, आज खाली हाथ नहीं आना है। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, अगर 2 दिन का हम राशन लेके गए हैं, अगर तीसरा दिन भी अगर हमें अगर लगता है कि आज तो 2 दिन में हो गए, आज नहीं मिला और एक रात रुकते हैं। एक रात रुकने के बाद अगर तीसरे दिन में भी अगर नहीं मिलता है और भी लगता है कि बोला उधर जाके भी क्या करना है, इधर ही बैठते हैं, चौथे दिन में तो आ जाएगा और कोई ना कोई मतलब फंसना ही फंसना है हम पे 100%। तो हम जब भी गए हैं कुछ ना कुछ हमेशा लेके ही आए हैं। एक एक तो आतंकवादी या 2, 3, 4 ऐसे एक ना तो मारना ही मारना है हमने। और हमारे जो जितने भी ट्रूप वाले जो बंदे होते हैं, वो पूरे हौसले वाले हैं कि अ, कुछ आज नया कर देते हैं और ऐसे में हम ऑपरेशन लड़ने की हमारी आदत है। तो आप एक काउंट भी रखते हैं अपना कि आज मैं टोटल इतने आतंकवादी मारे, या फिर एज वो ग्रुप रहता है? नहीं सर, ये ऐसा इंडिविजुअल का कोई वहाँ पे रोल नहीं होता। इंडिविजुअल कोई मारता नहीं है कि क्योंकि हमने चारों तरफ हमने घेर के रखा है और ये भी तो बोल नहीं सकता ना कि मेरी गोली इसको लगी है। क्योंकि हम जब मारेंगे तो जब मेरी गोली पहुंचने से पहले भी दूसरे दूसरे की कुछ की गोली आएगी, क्योंकि हम जब टारगेट को चुनते हैं तो मुझे लगता है कि मैं एक को चुन रहा हूँ, लेकिन जो दूसरी जगह पे वो बैठा है उसका भी टारगेट वही हो सकता है। क्योंकि सबके अलर्ट रहते हैं, लेकिन जिसके फायरिंग रेंज के अंदर जो होता है वो सबसे पहले उसको मारेगा। जस्ट एग्जाम्पल कि कहीं पे कुछ आतंकवादी है, किसी घर में है या फिर किसी एरिया में है, लेट्स से कि 10 आतंकवादी एक्सपेक्टेड है आपको कि यहाँ पे है करके, हाँ। आप वहाँ पे अटैक करते हैं, सब न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, पूरा सैनिटाइज हो जाता है ये जगह, तो आने के बाद कैसा, मतलब किस तरह की खुशी रहती है कि आज हमने कुछ हासिल किया? यस सर, बहुत बड़ी खुशी होती है कि आज हमने इतने-इतने को लुढ़का दिया, इतने को मार दिया। और जब वापस आते हैं ना तो बहुत बड़ी एक ज़िम्मेवारी होती है कि यहाँ तक तो ऑपरेशन हमने सक्सेस किया है। हुँ, लेकिन जाते समय हमारा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हम मारते हैं, वो पूरा क्लीन होने के बाद, एरिया क्लीन करने के बाद जब हम वापस दोबारा जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा खतरा ये होता है कि एम्बुश होने का खतरा एम्बुश होता है। का। क्योंकि आतंकवादी क्या करते हैं, इधर उसका जो साथी अगर वो मर गया, तो वो क्या करेंगे, दूसरी जगह पे जाके एम्बुश लगा के रखेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि जाने का रास्ता उनका ये होगा। तो वहाँ पे जाने का खतरा ज़्यादा होता है और ऐसे में जब तक कैंप में पहुँचते नहीं हैं, तब तक बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। क्योंकि ये खुशी तो है ही, मगर इस खुशी में हमारा कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। तो फिर डबल अलर्ट, क्योंकि उसके बाद एनर्जी शुरू हो जाती है कि अपने जगह पे पहुँचने तक, अपने कैंप में पहुँचने तक का जो बीच वाला जो रास्ता है, वो बहुत अलर्ट के साथ जाना पड़ता है और उसका अंदर एक बार गेट के अंदर गए, फिर तो सब साथी हमारे हैं, फिर वो जल्लोश ही है, आनंद ही आनंद है। और फिर क्या बताए एक दूसरे के साथ जो बातें होती है, क्योंकि फिर जाने के बाद किसने क्या किया, क्या किया, कैसे मैंने अनुभव हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो मज़ा आती है उसमें। लेट्स से कि आपने कोई ऑपरेशन किया, एरिया सैनिटाइज कर दिया, जैसा आपने कहा कि ऐसा हो सकता है कि एम्बुश लगाए आते वक़्त,
वहाँ पे भी आपका एंगेजमेंट हो जाता है, या फिर जहाँ पे आपने पूरी चीज़ सैनिटाइज़ की, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और पता चलता है कि और आगे में कुछ है करके, जहाँ पे आपको जाना चाहिए। तो फिर से वही एनर्जी के साथ में आपको एंगेजमेंट फिर से करते हो दुश्मन के साथ में? नहीं सर, क्या होता है कि एक बार हमको वहाँ से डॉक्यूमेंट अगर मिले, तो एक बार सरप्राइज़ लॉस होने के बाद, क्योंकि ये तो पता चल ही गया कि अभी यहाँ से कि हम दोबारा ऑपरेशन में जाएँ, ये संभव नहीं होता। लेकिन ये अच्छा। संभव जब होगा, हमने किया ही है ऑपरेशन हुँ, ऐसे ही, कि एक टुकड़ी को भेज दिया वापस। एक टुकड़ी को क्यूआरटी जो है, उनको वापस भेज दिया, आप चले जाओ ताकि सबको लगे कि यहाँ से निकल गए। हम निकल गए, किसी एक बाँध के नीचे जाके रुक गए। हमको मालूम है कि आज हम 15 बंदे इधर ही रुकना है आज, हुँ, 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 हुँ। क्योंकि इस जगह पे दोबारा शायद ये आतंकवादी उनको देखने के लिए आएँगे, और ये 100% होता है। और हमने ये ऑपरेशन भी सक्सेस करके दिखाया है कि एक कुपवाड़ा में हम थे, जहाँ पे पहले दिन हमने मारा, और आतंकवादी को वहाँ से उन्होंने क्या बोलते हैं, दफनाया वहाँ पे, दफनाया। हाँ, हाँ। दफनाया, और एक ट्रुप हमारा वहाँ से निकल गया, और हम उसी जगह पे जाके बैठ गए किसी कोने में जाके। उनको लगा कि ये सब निकल गए, निकल गए, और हम जो है एम्बुश लगा के वहाँ पे बैठ गए। एम्बुश लगा के बैठ गए, दूसरे मतलब उसी रात को, मतलब एक रात निकल गई, 24 घंटे का हमने इंतज़ार किया, दोबारा दूसरी रात हो गई। ऊपर से आतंकवादी आया एक, उसको चेक मतलब उसकी क्या बोलते हैं, उसको देखने के लिए, उसके साथ नमाज़ पढ़ने के जो जो भी कुछ उसकी कार्रवाई हो, वो हुँ, हुँ, करने के हुँ। लिए आया। हमने उधर उसको ठोक दिया। तो ये होता है कि उनको देखने के लिए दोबारा कोई ना कोई आएगा, और दूसरे दिन हमने उसको ठोका, फिर हम वापस अपने कैंप में चले गए। तो एक ही ऑपरेशन में हमने एक ही जो उनका क्या उसको बोलते हैं, मारते, जहाँ पे दफनाते हो, हाँ, कब्र। कब्र में, तो उसको कब्र को देखने के लिए वो आतंकवादी आया था, उसको भी उसी कब्र में छोड़ दिया था। ये हुआ है ऐसा। हम सबको ना सिविलियन को एक रहता है कि आपकी जो बैग रहती है पिट्ठू, हाँ, उसमें क्या-क्या रहता है? सर पिट्ठू में होता है हमारा एम्यूनेशन, हमारा राशन, जो आप वो डिपेंड होता है आपके ऑपरेशन के ऊपर, कितने दिन के लिए आप ऑपरेशन के लिए जा रहे हो। क्योंकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो ऑपरेशन का जो टाइम होता है 92 आवर्स, हुँ, हुँ, 92 हुँ। आवर्स मतलब 5 दिन। 5 दिन, हाँ। 4 या 5 दिन का जो है 72 आवर्स, 92 आवर्स, 24 आवर्स, ऐसा आवर्स के ऊपर चलता है। तो जिस हिसाब से आप जाओगे, ऑपरेशन का प्लान करोगे, उसी हिसाब से आपका राशन होगा, राशन और एम्यूनेशन। एम्यूनेशन उसके अंदर फिर आपका आरएल के राउंड होते हैं, रॉकेट लॉन्चर के राउंड होंगे। हुँ, उसके हुँ, बाद हुँ। आपका रेडियो सेट के कुछ बैटरीज़ होगी। उसके बाद आपका खुद का AK-47 का या तो विजेड का, जो भी आप हथियार कैरी कर रहे हो, उसका एम्यूनेशन होगा। और उसके बाद आपका वहाँ पे, क्योंकि सोने के लिए कोई जगह ज़्यादा ये नहीं होती, तो आपको वहाँ से स्लीपिंग बैग लेके जानी पड़ेगी, और 3-4 दिन में आपको सॉक्स आपका लेके जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, पानी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि 4 लीटर या 3 लीटर कम से कम आपके पास पानी होना चाहिए, 72 घंटे आप रुकते हो तो, क्योंकि क्या है, डिहाइड्रेशन होने का फिर खतरा होता है। हुँ, हुँ। ऐसे में पानी आपको ज़रूरी है, आपका राशन आपको ज़रूरी होता है। और राशन में क्या होता है कि आप नेप्थिलिन की गोली होती है, वैसी एक गोलियाँ होती है, वो आपका छोटा-सा स्टोव होगा, हुँ, हुँ, हुँ। और ड्राई राशन होगा, वो आपको लेके जाना है अपना ऑपरेशन में। और आप ऑपरेशन का मतलब ही होता है कि आपको आपको खुद को जीने के लिए आपने खाना है। उधर बॉडी बनाने के लिए नहीं जाते हुँ, हम। हुँ। हमने जो जो भी छोटा-मोटा जो राशन हो वो खा के हमने 72 या 92 आवर्स वहाँ पे निकालने हैं। सक्सेस मिलती है तो हमने वापस आना है, और हमको ये भी बताया जाता है कि सर्वाइवल करके भी आप अपना खुद का खाना आप बना सकते हो। सर्वाइवल के ऊपर मुझे एक ध्यान में आया कि साँप का क्या इम्पोर्टेंस है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साँप वहाँ पे, क्योंकि ये प्राणी ऐसा है जो रेंगने वाला, जो आपके आपके पास आता है। बाकी की चीज़ें जो है वो भागने वाली है, लेकिन साँप जब आता है तो हमको ये बताया जाता है कि इसको सिखाया जाता है। इसकी ट्रेनिंग में हमारे शामिल है कि जब साँप जब आता है आपके पास, आपको कुछ नहीं करना है, उसको पकड़ना है, उसकी गर्दन काट के उसको आगे पीछे वाला काट के आप आराम से खा सकते हो। तो वो पका के कि वैसे ही?
नहीं, पका के खाना पड़ेगा, ऐसा इसमें नहीं होता। कोई गरम करने, पानी गरम करके उसके अंदर मसाला डाल के फिर आपको जैसे भी आपका स्वाद हो आप उसको खा सकते हो। लेकिन मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू रहती है, प्रोटीन रहता है, मतलब आपको सर्वाइवल के ईज़ी होता है इसलिए कि कैसे? सर्वाइवल के लिए ईज़ी होता है, और आपके पास अगर राशन ना हो तो सबसे आसान है यही, जो आपके पास आएगा उसको मार के खा लो। तो फिर जंगल है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे खाने की चीज़ें होंगे, फल होंगे या फिर कुछ सब्ज़ी टाइप में कुछ रहेंगे जंगल वाली, तो वैसे नहीं तो आप अप्रोच करते हो नहीं उनको? सर, वो भी चीज़ें हैं कि जाते-जाते आपको थोड़ा-सा कुछ, लेकिन ये भी हमको बताया जाता है कि कौन-सी चीज़ें खानी है, कौन-सी नहीं खानी, क्योंकि वो अच्छा, ज हाँ, कुछ जंगलों ज़हरीली हो में सकती जंगलों है। में बहुत ज़्यादा ज़हर होता है, हुँ, हुँ। ज़हरीले पदार्थ बहुत ज़्यादा होते हैं, जो ज़हरीले पेड़ ज़्यादा है, तो उसमें से कुछ जो हरे पत्ते वाले जो पेड़ है, वही उसमें से ही छोटे-छोटे पत्ते छोटे-छोटे काट के हमने खाना है वहाँ से। और नॉर्थ ईस्ट का जब अगर देखोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़हरीले पत्ते हैं पत्ते, हाँ, हाँ। और पेड़-पौधे हैं, तो उसमें से गिने-चुने जो पौधे हैं, उसको आप खा सकते हो और आपका राशन बन सकता है वहाँ पे। पानी मिल सकता है जंगलों में ऐसे ही, कि आपको ज़्यादा कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से आपको पानी कैरी करना पड़ेगा। जनरली मूवीज़ में दिखाया जाता है या अ, फिर आर्मी वाले भी बात करते हैं लीच के बारे में और वो ये बहुत परेशान देने वाला। सबसे देखो ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा मतलब जिसकी नज़र जाती है, वो जाती है वो लीच के ऊपर, मतलब या कि जोक के ऊपर, क्योंकि एक इतना बड़ा-सा कीड़ा है वो। वो ऐसा रेंगता, मतलब जब आपके बदन के ऊपर चढ़ेगा तो उसी टेम्परेचर में रहेगा। आपका अगर बदन का टेम्परेचर है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस टेम्परेचर में एक बार वो लग गया, तो इतना बड़ा 100 एमएल का जब तक खून नहीं पीता तब तक वो छोड़ता नहीं है, और ऐसी जगह पे जाके बैठ जाता है जो आपको लगेगा कि आपका ये वो अंग बन गया है। अगर कान के नीचे बन गया है तो आपको लगेगा कि ये मेरा कान का हिस्सा ही है। ऐसा इतना लंबा हो जाएगा और पूरा खून खून कर देगा, जो फट जाएगा। अब जब अगर इसको आप खींचोगे तो पूरा मांस निकल के बाहर आएगा। तो उसके लिए आपको बहुत संभल के चलना पड़ता है। एक नमक की पोटली आपको लेके जानी पड़ेगी। जहाँ पे वो लग गया उसको नमक लगाओ, उसके ऊपर नमक डालो, तब जाके वो छोड़ देगा। और सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली चीज़ है उसमें नॉर्थ ईस्ट में, ये सिर्फ़ लीच यानी कि जोक। तो नमक डालेंगे तो उससे खुद की बॉडी नहीं होगी, जलती नहीं उससे? नहीं, उससे कुछ नहीं होता, वो छोड़ देगा, तुरंत आपको छोड़ देगा वहाँ से। नमक अगर आप उसको डालोगे तो छोड़ देगा, या तो हम क्या करते हैं, नमक का पानी करते हैं हुँ, हुँ। और पूरा बॉडी के ऊपर लगा के चलो। तो अगर किधर भी रुकेंगे तो नमक का पानी करो और अपने पूरे बॉडी में लगा के फिर चलते रहो, फिर ज़्यादा आपको जोक नहीं लगेगा, वो लीच नहीं लगती। अच्छा, दूसरा एक है इसमें पिट्ठू में, सेकंड है वेपन्स। हाँ, एक तो रहता है कि जो बॉडी पे अटैच रहते हैं हाँ जी। आपके यूनिफ़ॉर्म के ऊपर। जी। इसके सिवा भी आप कुछ कैरी करते हो पिट्ठू में? पिट्ठू में सिर्फ़ अपना राशन, एम्युनिशन, आपके सोने और खाने का जितना भी सामान, और जो हमारा जो हथियार होता है, हथियार हमारे हाथ में रहेगा, और इधर जो छाती के ऊपर हमारे मैगज़ीन्स रहते हैं, हुँ, हुँ। जो बंदूक के ऊपर जो हम मैगज़ीन चढ़ाते हैं, जिसके अंदर गोलियाँ होती है, वो मैगज़ीन हमारे पास रहेगी, वो मैगज़ीन हम पेट के साथ इधर लगा के रखते हैं। और पिट्ठू में पूरा एम्युनिशन एंड राशन और पानी, जितना भी आप वो सर्वाइवल करने का पूरा जो भी सामग्री है वो पीछे में रहेगी, और हम चलते रहते हैं। तो वेपन कौन-सा रहता था आपके पास में? वेपन हमारे पास VZ-58 रहता था। उसके बाद AK-47 रहती थी। हमारा खुद का एक पिस्टल रहता था। और जो रॉकेट लॉन्चर वाला है, उसके बाद रॉकेट लॉन्चर प्लस उसका पर्सनल हथियार, जो भी वो कैरी करता है, या तो टेगोर हथियार होगा। ये जो हथियार है वो अपने अपने चॉइस से आप जो आपको लगता है आप ले सकते हो। टेगोर शायद एक रशियन मेड है ना? हाँ, जो रशियन मेड है। आई गेस सो बिल्कुल, आर्मी को बहुत पसंद है वो। बहुत पसंद है और एक्यूरेट फायर है उसका। मैं द एनसीसी में था, तो हाँ, तभी ये ऑब्वियसली वेपन्स हमने चलाए थे। तो एक तो रहता है कि सिंगल-सिंगल शॉट हाँ, 30 का मैगज़ीन रहता है, हाँ, 20 या 30 का रहता है। बरोबर। तो उसका शॉट करो और फिर बाद में और एक मैगज़ीन मिलता था हमें बर्स्ट के लिए, तो हाँ। बर्स्ट में मज़ा आता था। एक रेंज में पूरा खाली होता था, तो अच्छा लगता था कि वो एक-एक, एक-एक करने की ज़रूरत नहीं है। सर होता ऐसा है ना सर, बर्स्ट में एक गोली अगर आप टारगेट आप चुनोगे, हाँ, हाँ। टारगेट मतलब जो आपका सामने वाला जो खाका आप चुनोगे, उसको हम टारगेट बोलेंगे जो भी हो। अगर
एक गोली अगर बर्स्ट में, ऑटोमेटिक में, आप बर्स्ट का मतलब ऑटोमेटिक जब फायर करोगे तो टर करके पूरी गोलियां निकल जाती है, तो पूरी गोलियां उस टारगेट तक नहीं पहुंचती। हाँ क्योंकि क्या है, जब आप टारगेट पे फायर करोगे तो आपका हाथ हिलेगा, हाँ हाँ हाथ हिलेगा तो जहां पे थोड़ा सा अगर करेक्शन हो जाए तो गोली आपका वो टारगेट छोड़ दोगी और उसमें से निकल जाएगी। एक दो गोली है वो अगर टारगेट के ऊपर पहुंच गई तो बिल्कुल हिट कर देती है। और ऑटोमेटिक फायर जो है वो जो आतंकवादियों को उसका बहुत बड़ा उनको लगता है कि टा 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 फायर कर दिया और भाग गए, इसलिए हमको उनकी गोली ज्यादा लगती नहीं, हमको डर नहीं लगता इन चीजों का। वो अगर मेरे सामने भी होगा ना तो मैं उसको डरूंगा नहीं, उसको मुझे मालूम है क्योंकि उसका फायर जो है मेरे तक नहीं पहुंचेगा। एक आध गोली कोई भी अगर आएगी तो एक आध गोली मेरे पास, क्योंकि वो एम फायर नहीं करते। हाँ 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 वो जो फायर कर रहे हैं टटर 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 एक बस्ट करेंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि उसका जो चेंज लीवर जो है वो ऑटोमेटिक के ऊपर ही होगा, एक के ऊपर ही होगा। और सिंगल शॉट जो है ना, एक्यूरेट फायर जो होता है वो सिंगल शॉट से होता है। आपको जिधर दिखाई दिया, जिधर आप देखोगे, क्योंकि हमको स्पेशल फोर्सेस के जो भी कमांडो है उनको ट्रेनिंग ये दी जाती है कि आपको राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से, नीचे क्राउलिंग करके, सो के, जिधर भी आप करवट बदल के अगर जिधर फायर करोगे आपकी गोली लगनी चाहिए उस टारगेट के ऊपर। ये हमारी सिखलाई है। और हमको एम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने अगर हमारी नजर भी अगर उधर चली गई तो हमारा बंदूक की जो बैरल है, बैरल भी उधर ही जाएगा, जिधर हम देखेंगे उधर ही हमारी बैरल जाएगी। मतलब आप एम नहीं करोगे? एम नहीं करेंगे, हमारा नजर से आप हमको मालूम है कि मेरा बंदूक और मेरी नजर उसी टारगेट के ऊपर है। हैंड कोऑर्डिनेशन एग्जैक्ट परफेक्ट रहेगा आपका। परफेक्ट रहेगा। कोई भी मतलब जो भी एसएफ वाला जो कोई बंदा होगा ना, उसके आप फायरिंग का अगर उसका दर्जा देखोगे तो एकदम अव्वल दर्जे का वो फायरर होगा। ट्रेनिंग के ऊपर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत एक्सट्रीम लेवल की रहती है। फर्स्ट रहता है अटैक, बाद में इंजरी और फिर बाद में वीरगति। इन तीनों का कोई रूल नहीं रहता है और कोई डायरेक्शन नहीं रहता है। ये सबको लेकर आपको कैसे सिखाया जाता है? सर, सबसे पहले जब हमारी ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग में हमको ये सब बताया जाता है और हर चीज़ के बारे में हमको ओरिजिनल कहानी कैसी होगी और सिचुएशन कैसी होगी ये भी बताई जाती है। अगर जब हम अपने साथी को कैरी करते हैं, जब उसको इंजरी हुई है, उसको कैरी करके चलो, तब तक दूसरा बोलेगा फायर आ गया, फिर उसको डाउन करो, फिर उसको कैरी करके दोबारा निकल जाओ। और वो ये जब हम हमारी जब प्रैक्टिस चलती है कैरी करने की, और उसमें अगर इंजरी किसी को हो गई तो हम क्या करेंगे, इंजरी के साथ एक बंदे को उधर ही बिठा के रखेंगे और फिर बाकी के जो हमारे जो साथी है वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो भी जो उनका टारगेट है वो पूरा करने तक वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। और ये जो बैठा हुआ साथी है वो भी पिछला, जो भी पीछे से कोई अगर हमारा जो हमारे ऊपर अटैक करने वाला कोई दूसरा ग्रुप अगर आता है तो वो पीछे से उनको देखता रहेगा। और साथ ही साथ हमारा जो इंजरी हुआ है जिस बंदे को, वो उसको भी कैरी करेगा, उसको फर्स्ट एड करते रहेगा। रही बात वीरगति की, ये कोई सोचता ही नहीं है कि मैं वीरगति को प्राप्त होऊंगा। हर एक का काम बनता है कि मैं अपने सबसे अच्छा काम कैसा करूं, जो भी टारगेट है उसको खत्म कैसे करूं। और कभी हमने ये सोचा ही नहीं कि मुझे कभी गोली लगेगी। हम इसीलिए कभी लड़ाई नहीं लड़ते क्योंकि मैं परिपूर्ण जिस ट्रेनिंग में हुआ हूं, मुझे ट्रेनिंग के ऊपर मेरे को पूरा भरोसा है कि मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन बोलते हैं ना, किस्मत में जिसके होना है वो तो हो जाता है। लेकिन हमको ये सबसे पहले सिखाया ही जाता है कि अपने खुद का, सबसे पहला खुद का बचाओ, उसके बाद अपने साथी का बचाओ, उसके बाद मिलिटेंट मारना है। तो ये चीज़ें हमको पहले से बताई जाती है। हम एक दूसरे के लिए जीने और मरने की जब हम कस्में खाते हैं, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं हूँ जब मेरा साथी नहीं है तो। क्योंकि एक बोलते ना, एक बदन दो जान बोलते हैं, जो बड़ी सिस्टम होता है, करेक्ट, यही बड़ी सिस्टम है कि मेरा आत्मा उसके अंदर बैठा, अगर मुझे अगर गोली लग गई तो मेरा साथी मेरे लिए अपनी जानों की परवाह नहीं करेगा, वो उसी फायर में से आपको निकाल के बाहर लेके जाएगा। तो ये है एक दूसरे को जान देने की। हमने जो दोस्ती या फौज में हमको ये सिखाया जाता है कि आपने ये लड़ाई कैसी लड़नी चाहिए। तो आपका ट्रेनिंग कैसे होता है? ट्रेनिंग का सर, कौन सी आपको ट्रेनिंग बताओ, सारी उम्र हम ट्रेनिंग ही करते रहते हैं। बहुत एक्सट्रीम लेवल की जो आपने शायद तक आपने सोची भी नहीं होगी। साहब, ये जो ट्रेनिंग है ना, जो एसएफ की ट्रेनिंग, हम जब कमांडो बनते हैं वो ट्रेनिंग
जब इतनी हार्ड ट्रेनिंग है, क्योंकि कम से कम 4 महीने लगते हैं, 90 दिन की तो ये ट्रेनिंग है, उससे 2 महीने आपको बॉडी कंडीशन करना पड़ेगा कि उस हालात में आने के लिए। और जब आप एक बंदा अगर कोई एसएफ बनने के लिए ट्रेनिंग में जाता है, तो पूरी पलटन की शान बन के वो जाता है कि पलटन का जो शिव है, वो बोलते उनको शिव साहब उनको बोलते हैं कि तू एक पलटन की शान बन के वहाँ से जिस ट्रेनिंग के लिए जा रहा है वहाँ से वापस नहीं आना है। क्योंकि एक बंदा 1000 बंदों में से, क्योंकि जब एक पलटन में 1000 बंदे होंगे तो उसमें से 1 या 2 बंदों को वो ये सब बनना के लिए भेज देते हैं, और वो 1000 बंदों का एक बंदा एक नेतृत्व करता है, और वो पलटन की शान है वो। और वो जाके जब स्पेशल फोर्सेस का एक मैरून कैप लगाता है, छाती के ऊपर बलिदान लगाता है, और फिर उसको बताया जाता है कि ये आपका बंदा एसएफ के लिए फिट हो गया, तो उस सीओ को भी लगता है कि मैंने जिस बंदे को भेजा था एसएफ बनने के लिए या स्पेशल फोर्सेस के लिए, और वो बंदा आज मेरा फिट हो गया। तो ऐसा है कि 1000 में से 2-4 बंदे ही वहाँ पे सिलेक्ट होते हैं। इतनी बड़ी ट्रेनिंग, हार्ड ट्रेनिंग है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इतने उसके अंदर आपको डेमोलिशन सिखाया जाएगा कि ब्लास्ट कैसे करते हैं, अंडर वाटर डाइवर सिखाया जाएगा आपको, जंप मार के जब हवाई जहाज से जंप करोगे, उसके बाद जंप करने के बाद आपको जो टारगेट अगला मिलेगा उसको आपने क्लियर कैसा करना है, ये हर चीज़ के बारे में आपको पूरा बताया जाता है, और आपसे वो करवा के लिया जाता है, आपको ब्रीफिंग देने के लिए बताया जाता है। ये हर चीज़ आपको बिल्कुल बढ़िया से बता के, आपको ट्रेनिंग दे के, आपको एक अच्छा सा सोल्जर बना देते हैं। मैंने कुछ जगह पे वीडियोस देखे थे, मतलब आर्मी के एक्चुअल वीडियोस देखे थे कि जहाँ पे दिखाया जाता है कि अंडर वाटर, जैसे आपने बताया था कि कुछ टैंक बनाए जाएंगे हाँ, और उनके बॉडी को कुछ वेट्स लगाए जाएंगे, मतलब आयरन के हाँ, शीशा होता है, शीशे। शीशा, हाँ, हाँ, तो ताकि उसकी बॉडी नीचे रहे नीचे करके, रहे। और कितने टाइम वो नीचे रह सकता है। फिर बाद में पूरा थक गया है, मतलब अभी बस मुझे सोना है, तभी चलो लेक्चर के लिए चलो। हाँ, तो पूरी तरह से मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर होता है। तो ऐसा भी हुआ है आपके साथ? हाँ सर, ये तो ये ट्रेनिंग का दर्जा ही इस प्रकार का करा देते हैं, क्योंकि दिन भर आपको भागा दौड़ी करते हैं, दिन भर भाग दौड़ी। उसके बाद शाम के टाइम पे आपको हाथ में एक मैप पकड़ाया जाएगा और बोलेगा आपको अभी यहाँ से मैप रीडिंग करनी है, और वो पॉइंट टू पॉइंट होते हैं, इस पहाड़ी से उस पहाड़ी, उस पहाड़ी से इस पहाड़ी। और आपको जो मैप क्या होता है कि आपका ये जो नॉर्मल मैप है वो मैप नहीं होते, आर्मी के कुछ अलग से मैप होते हैं, और उस मैप को दे के आपने वहाँ पे चलना है। और उसी उसी इलाके में आप अगर गुम हो गए तो आपको सुबह 4 बजे तक आपको अपने उस पीटी ग्राउंड में आपको उधर पहुँचना है। जैसे ही रात भर आप चल के आओगे, फिर दोबारा आपको सुबह से वो पीटी वाला रूट दोबारा 24 घंटे वाला शुरू हो जाएगा। और 24 घंटे में क्या होता है कि आपको स्काउट पोस्ट के ऊपर बिठाया जाएगा। सब एक स्काउट पोस्ट के ऊपर जितने भी बंदे हुए, मतलब छोटे-छोटे टुकड़ियों में स्काउट बनाए जाते हैं। 10-10, 12-12 बंदों का एक-एक स्काउट होगा, या तो 20 बंदों का एक स्काउट होगा। और उसके अंदर क्या होता है कि पूरे रात-दिन थके हुए होते हैं, और जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो सिखाने की, ऐसे में सिखाने की कोशिश ही करते हैं वो, तब तक किसी की आँख लग जाती है। मतलब थका हुआ है तो थोड़ा-सा नींद आती है उसको, तब तक पूरे स्काउट को खड़ा कर देते हो, क्योंकि एक की गलती सबको स्काउट को बाहर निकाल के हाँ, लेगा। हाँ। और फिर उसको रगड़ा पट्टी शुरू, फ्रंट रोल, बैक रोल, या इसको छुके जाओ, उसको छुके आओ, और भागा दौड़ी। मतलब एक की गलती और सभी ने ये भागना, और इतना रगड़ा है कि आप खुद ही सोचोगे भी, उसके अंदर ही ढल जाओगे कि बोलोगे कि चलो चलता है, आंखें बंद करो और भागते रहो। फिर चलते-चलते सोने की आदत पड़ जाती है। चलते-चलते सोने की? चलते-चलते जैसे स्पीड मार्च होता है। हाँ, हाँ। स्पीड मार्च क्या होता है कि आपके पिट्ठू में, अब थोड़ी देर पहले हमने बोला था, वही पिट्ठू जो आपका साथी है, आपके कमर के ऊपर ही रहेगा। 20 किलो का रेत रहेगा उसके अंदर, 20 किलो की रेत रहेगा, आपका हथियार रहेगा आपके सामने, और आपका 20 किलो का रेत रह के पे आपको 20 किलोमीटर का आपको दौड़ भी करनी है। और फिर क्योंकि ये दौड़ होगी रात को, जब थक के आ जाओगे, हाँ, अभी हाँ। रात को क्या करोगे, आपको 9 बजे जगाया जाएगा, चलो भैया पिट्ठू पहनो, आपका स्पीड मार्च है। तो स्पीड मार्च के लिए लेके जाएंगे। स्पीड मार्च का मतलब सिर्फ भागना ही है, उसके अंदर आपको टाइम में भी आना है, 8 ढाई घंटे में आपको 20 किलोमीटर करके आना है। अगर नहीं होगे तो आप फेल हो।
फिर आप कमांडो नहीं बन सकते। ओह! तो फिर आपको रखा जाएगा, फिर पूरे ग्रुप से चलते 10-10 12-12 बंदों से। फिर चलते-चलते क्या करना है, थोड़ी सी नींद लग गई, चलते-चलते दौड़ते-दौड़ते मारो पीटो भागते रहो और उस नशे में पूरा ये कर जाते हैं। वो इतना ऐसा नशा होता है वो नींद का कि एक बार हमने शुरू कर दिया तो, लेकिन टारगेट हमारा एक ही होता है कि ये किसी भी हालत में हमने ये कमांडो की कोर्स पूरा करना है, बलिदान हमारे छाती पे लगाना है और ये जो कैप है मैरून कैप उसको हमने हासिल करना है। और ऐसे में हम हासिल कर लेते हैं और ये ट्रेनिंग हमने पूरी पार करी है। और उसके बाद तो लाइफ ही हमारी ऐसी है कि कभी चैन ही नहीं पड़ा कि जब ऑपरेशन में गए नहीं तो कुछ मिला नहीं, ऐसा हुआ नहीं। तो जैसा आपने कहा कि 20 किलो की रेत रहती है जी। पीठ के ऊपर, ऑब्वियसली द शूज़, सॉक्स ये रहते ही है। इससे इंजरीज़ नहीं होती है भागते वक़्त? सर क्या होता है कि जब पिट्ठू आपके पीछे रहेगा ना, रेत जब एक कट्टी हो जाती है तो फिर पीछे पिट्ठू पूरा छील देता है। पिट्ठू तो पूरा पीठ पूरी छील देती है। लेकिन ऐसे में भी क्या करना है फिर, पार तो करना पड़ेगा। फिर वहाँ से उठा लो उसको, गर्दन पे लो, गर्दन पे नहीं फिर सिर पे लो, लेकिन आपको पार तो पूरा करना है, उसको ज़मीन पे ऊपर नहीं रख सकते। और ये 90 दिन आपको ये पिट्ठू आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। मतलब ज़ख्म हुई तो भी रहेगा ही वो? रहेगा वो, आपको उसमें एक्सेप्ट नहीं है। आपने चाहे कंधे पे लो, आपके सिर पे लो या कैसा भी लो, आपके शरीर के ऊपर वो पिट्ठू रहेगा 20 किलो का, और अपने उसको लेके भागना है, नहीं तो फिर आप फेल हो। तो फिर स्पीडी रिकवरी के लिए क्या करते थे? ज़ख्म को जल्दी भरने के लिए? डॉक्टर के पास आप जाओगे, फौजी डॉक्टर के पास, वो सिर्फ इतना ही बोलेगा आपको आराम नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर लगा दो और आप रेस्ट करो। रेस्ट कहाँ को करने देगा कोई? डॉक्टर साहब तो यही बोलेंगे, बोला आराम करो, रेस्ट करो। अगर 2 दिन आप इसके अंदर गए नहीं तो आप फेल हो। तो खुद को ही आपको मालूम है कि पहले दिन ही आपसे लिखवा के लिया जाता है कि 2 दिन का आप सिक रिपोर्ट अगर जाते हो, तीसरा सिक रिपोर्ट आपको लागू नहीं है, आप यूनिट में वापस जाना है। मतलब पूरे 90 दिन में सिर्फ 2 दिन? 2 दिन, 2 दिन सिर्फ आप सिक रिपोर्ट जा सकते हो, हुँ, ऑफ नहीं है उसमें से ऑफ नहीं कुछ। है। हाँ, हाँ। सिक रिपोर्ट मतलब सिर्फ डॉक्टर को दिखा सकते हो, सिर्फ अच्छा, दिखाना है, एडमिट नहीं होना है वहाँ पे। ओके, मतलब आपको रेस्ट है ही नहीं। रेस्ट नहीं है, सिर्फ डॉक्टर को दिखाने के सिर्फ 2 ही दिन है आपको इस पूरे इसमें, कि आज मुझे बुखार आया है तो डॉक्टर क्या बोलेगा, एक पैरासिटामोल की गोली देगा, ठीक है बोला जाओ, इतना ही है तुम्हारे लिए, कोई ज़्यादा कोई बताने की जरूरत, क्योंकि आप प्रोविजन में हो, हुँ, हुँ। आपको कोई एक्सेप्ट ही नहीं है कोई चीज़। बहुत डिफ़िकल्ट है। हम अभी आते हैं आज के मेन टॉपिक पे, हिफाज़त 2। एक तो पहले बताइए कि हिफाज़त नाम क्यों है? क्या था उसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दीजिए हमें। सर हिफाजत 1 3 साल चला, हिफाजत 2 अभी भी चल रहा है। अभी मेरे ख्याल से हिफाजत 6 चल रहा होगा, क्योंकि 3 साल के बाद ऑपरेशन, क्योंकि मणिपुर का जो ऑपरेशन है उसको हिफाजत के नाम से वो दिया गया है। हिफाजत मतलब हम सबकी हिफाजत करने के लिए, हिफाजत मतलब आपकी सबकी रक्षा करने के लिए जो ऑपरेशन है वो हिफाजत रखा गया है। मतलब मणिपुर में जितने भी ऑपरेशन होंगे वो हिफाज़त के नाम से होंगे, हिफाजत सिर्फ नंबर चेंज हो जाएँगे, नंबर काउंट चेंज हो चेंज जाएगा। होगा। जैसा कि नागालैंड में है तो ऑर्चिड है, हाँ, नागालैंड का ऑपरेशन ऑर्चिड है, अभी भी चल रहा है, ऑर्चिड ही चल रहा है अभी भी। लेकिन अभी अभी नागालैंड पूरा सर्जिकल ठंडा है। स्ट्राइक भी आई गेस तो ऑर्चिड के नाम से हुआ था उसका? नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक उसमें नहीं हुआ था। अच्छा, सर्जिकल स्ट्राइक का जो ऑपरेशन होता है वो छोटे इसमें होता है और उसका नाम कुछ अलग दिया जाएगा फिर उसको। अच्छा। सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो उसका नाम उतने टाइम के लिए ही चलेगा वो। हुँ, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, आर-पार की लड़ाई होगी, उसके अंदर जाएँगे, स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद उसको फुल स्टॉप लगता है, फिर वो चलता नहीं है आगे। वो एक ओके। छोटा-सा एक नाम देके उसको फुल स्टॉप लगाया जाए। लेकिन ये जो है उसको फुल स्टॉप नहीं लगता है। ये स्वल्पविराम का उसको अर्धविराम उसको बोलते हैं, कॉमा बोलते हैं। तो ये ऐसे आगे-आगे के चलता रहेगा 3-3 साल के लिए, ये ऑपरेशंस ऐसे चलते रहेंगे। तो हिफाज़त 2 जो था मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ऑपरेशन था, जिसके अंदर मैं बैटल कैजुअल्टी हुआ हूँ। और ये मणिपुर का उस टाइम पे, अभी थोड़ा-सा मणिपुर शांत है, लेकिन दोबारा कुछ आतंकवादी गतिविधियाँ पाई हुँ, गई थी। हुँ, हुँ। और आज भी मणिपुर जो है पूरा ठीक क्लियर नहीं है, कुछ डिस्टर्ब है।
क्योंकि वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियाँ जो है वो अब कुछ ऐसे गतिविधियाँ करती है कि जिसके अंदर हमको ना चाहते हुए भी देश के इन सैनिकों को वीरगति मिलती है। तो ये चल रहा है अभी भी। तो क्या हुआ था उस टाइम? मेरे टाइम पे क्योंकि ये मेरा जो ऑपरेशन था 2005 में था। हुँ, हुँ। और इस ऑपरेशन में मुझे 11 गोलियाँ लगी थी। और खबर कुछ ऐसी थी कि कुछ आतंकवादी अपने देश के अंदर घुसे हुए हैं और वहाँ से म्यांमार बहुत ही नज़दीक है। तो हमारे शिव साहब ने हमें हमारे ट्रुप को डिटेल किया कि अब इस ऑपरेशन में जाना है। तो मेरी टीम और मेरा एक ट्रुप वहाँ से हम 6 दिन लगातार चलने के बाद अपने टारगेट के ऊपर पहुँच जाते हैं। उसके अंदर अपना बैटल लोड जैसे कि अपने पिट्ठू में पूरा एम्यूनिशन, सोने का सामान, खाने का सामग्री पूरी, पानी, क्योंकि बारिश का मौसम है, अब किधर भी पानी नहीं पी सकते। और ऐसे में पूरे हम लगातार बैटल लोड लेके हम चलते हैं। चलते-चलते 6 दिन में अपने टारगेट पे पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद पता चलता है कि एक गाँव में आतंकवादियों ने पूरा गाँव को खाली करके रखा है और उसमें लेडीज़ को अलग, जेंट्स को अलग 2 पार्टों में बँटा हुआ है। सुबह 4 बजे के करीब हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश, 20 जून का वो दिन था और अपने महाराष्ट्र में उसको वटपौर्णिमा का एक त्योहार होता है। हुँ। वो वटपौर्णिमा का त्योहार था और हम उस दिन वहाँ पे पहुँचे। बारिश लगातार हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश थी और बारिश होने की वजह से हम अपने साथियों को अपने हर पेड़ के नीचे आड़ लगा के बैठ गए वो। कितने साथी थे आप हम टोटल? 20 बंदे थे अब। मेरा एक ट्रूप था पूरा। तो आप तो उसको लीड कर रहे थे? हाँ, मैं उनको लीड कर रहा था, उनके उनका ट्रूप हवलदार मैं था। तो उनको अपने जगह-जगह पे सबको लगाया और बारिश हो रही थी तो मैं बोला कि एक आतंकवादी जो है, एक घर की तरफ जा रही था। तो मुझे वो दिखाई दिया कि वो हाइट से आया और एक घर की तरफ गया। उधर से उसने कुछ देखा, वापस आया और ऊपर की तरफ चला गया। मैं अपने पूरे साथियों को बोलता हूँ कि हरकत तो कुछ हो रही है, लेकिन पूरा क्लियर नहीं है कि क्या हुँ, हुँ। मतलब हरकत क्या हो रही है। तो ये पता चला कि थोड़ी देर के बाद जब उजाला हुआ, तो जितने भी आतंकवादी थे, वो जो प्राथमिक विधि जो है करने के लिए नाले में जाते थे। ओके। मुँह धोने के लिए या पेट साफ करने के लिए जो भी है, उस नाले में जाके वो वापस अपने-अपने जगह पे आते। तो हमारे पूरे साथियों ने ये पूरा देख लिया था कि कितने जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, तो पूरी हमारी गिनती हो गई वहाँ पे। कम से कम 40-45 के करीब आतंकवादी थे वो। आप 20 और वो 40-45? हाँ जी। तो आना-जाना वो शुरू हो गया देखना, तब तक सुबह हो गई, पूरा फुल लाइट हो गई। फर्स्ट लाइट बोलते हैं ना उसको, हो हुँ, गए हुँ। 7 बज गए और 7 बजे तो वहाँ पे सूरज ऊपर आ जाता है। लेकिन मौसम खराब था, बारिश का मौसम था, इसकी वजह से बादल और बारिश ज़्यादा हो रही थी और ऐसे में एक आतंकवादी ऊपर से आया और एक घर की तरफ चला गया। मैंने उसको देखा कि ये इधर गया और वापस अपने लोकेशन में वो चला गया। तो मैं सोचा अपने ट्रुप के मेरे बंदों को बोला, मैं जाके थोड़ा देख के आ जाता हूँ, क्या है उधर। और जब मैं क्राउलिंग करके वहाँ तक पहुँचा तो मुझे पता चला कि ये अंडरग्रोथ मतलब जो घास है ना, हुँ, वो हुँ। घुटने इतना घास बना है और बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश। और मैं क्राउलिंग करके क्योंकि मेरा पंचू यानी कि आपका ओढ़ के लेते हैं ना, हुँ, हुँ। हुँ, रेनकोट की हुँ। तरह रहता है, उसको फ़ौज में पंचू बोलते हैं, जो भी पूरा खुला होता है वो। हुँ, हुँ। मैं क्राउलिंग करके वहाँ तक पहुँचा, देखा तो एक घर में 3 फ्लैग लगे हुए थे और उस फ्लैग का मतलब था वहाँ पे जो है 3 कमांडर बैठे हैं। अच्छा। जैसे अपने इधर होते हैं ना ये बड़े-बड़े कमांडर्स जो चलते हुँ, हैं, हुँ, हुँ। ये लीडर चलते हैं,
जैसा उनका उनका जो फ्लैग होते हैं वैसा उनके वो फ्लैग लगा के रखे थे। और बारिश की वजह से वो पूरे वो निचोड़ गए थे, मतलब बंद हो गए थे, फैल नहीं रहे थे। तो वो पूरा मुझे पता चल गया, बोला इसके अंदर कोई ना कोई कमांडर बैठा है। और ऊपर एक एंटीना लगा था, एंटीना जैसे टीवी के ऊपर हम दो रॉड लगा के ऐसे जो ये करते हैं एंटीना, वो एंटीना का मतलब था वो कम्युनिकेशन के लिए। वो सैटेलाइट फ़ोन थे वहाँ पे। सैटेलाइट फ़ोन यानी कि आप हॉटलाइन पे कहाँ से भी बात कर सकते हो, दुनिया में किधर भी आप उससे बात कर सकते हो। तो वो सैटेलाइट फ़ोन वहाँ पे लगे हुए थे। और थोड़ा-सा और आगे गया तो मैंने अंदर की पूरी हरकत उनकी देखी। तो उसके अंदर 5 उनके कमांडर थे, 5 कमांडर थे और उनके 3 उनके सहायक थे, जो खाना बनाने वाले थे। और ये आपको मैं बात बता रहा हूँ दोपहर के 11-12 साढ़े 11 बजे की। क्योंकि इससे पहला एक जो बंदा आपको मैंने बताया था कि वो उधर गया था, वो उसका नाश्ता लेके वापस गया था वो। क्योंकि अच्छा। उस घर में उनका खाना बनता था। जो लीडर जहाँ पे बैठे थे, उनके पीछे की तरफ उनका कुकिंग चल रही थी। और ये सब कमांडर जो है उस घर के अंदर बैठे हुए थे। 5 कमांडर और ये टोटल मिला के 8 बंदे उस घर में ही थे। और ये नाश्ता लेने के बाद मतलब साढ़े 11 बजे के करीब मैंने उनको अपने साथियों को बोला कि मैं इस घर में जाके ना उसको ब्लास्ट करना है। लेकिन बाद में सोचा कि बोला इनको ये कट्टा ही पूरा मारना पड़ेगा, क्योंकि हमने पूरे देखे। मैं बोला इसके अंदर इस घर में जो है पूरा खाने के लिए इधर ही आएंगे ये, क्योंकि खाना तो इधर ही बन रहा है। लेकिन हो सकता है कि बाद में थोड़ी देर के मैंने ये सोचा कि बोला हो सकता है एक-एक बंदा आके खाना अपना-अपना लेके जाएगा, फिर आपको इकट्ठे ये मिलेंगे नहीं। तो फिर मैं वापस इधर आया रहे, अपने बंदों को मैं बोला मैं इस घर में जाके ग्रेनेड डालता हूँ। तब तक मैं ये वापस अपने लोकेशन में वापस आ ही रहा था, तब तक एक आतंकवादी वहाँ से आया, उस घर की तरफ। क्योंकि उनके अंदर जो कमांडर बैठे थे, और कमांडर की रक्षा करना या उनके पूरे कैंप की रक्षा करना, मतलब जितने भी जो गाँव के अंदर कोई घुसना नहीं चाहिए, वो देखने के लिए उन्होंने अपने सेंट्री लगा के रखे थे। सेंट्री मतलब वो जो आतंकवादियों के जो बंदे जो है, वो देखने वाले सब पहरे करे। टॉवर्स जैसे? नहीं, वो सिर्फ वहाँ पे खड़े किए थे एज अ सिक्योरिटी करके? हाँ, सिक्योरिटी के लिए। उसको सेंट्री बोला जाता है उनकी लैंग्वेज में। वो सेंट्री उधर उन्होंने लगा के रखे थे। ऐसे में मैं उधर से वापस आ रहा था, तब तक एक आतंकवादी ऊपर से आया और मुझे, क्योंकि मैं इधर हूँ और वो 5 फुट के ऊपर उधर की तरफ से, उसने भी पंचू पहना हुआ है, रेनकोट पहना है और वो पहन के आगे की तरफ, मतलब वो घर की तरफ जा रहा है और मैं अपने लोकेशन से वापस अपने लोकेशन में जा रहा हूँ। मैं क्राउलिंग करके जा रहा हूँ और ये पूरा चल के जा रहा है, बारिश हो रही है ऊपर से। जब मैं जा रहा हूँ तो वो मुझे क्रॉस करके चला गया। मैं इधर से आया, वो इधर से गया। बीच वाला ये पूरा खाली है, घास अंडर ग्रोथ है। मैंने तुरंत देखा उसके ऊपर, अरे ये तो उधर की तरफ जा रहा है। अगर इसने अचानक अगर देख लिया कि बोलेगा ये घास ऐसा कैसा हो गया, इधर रास्ता कैसा बन गया, तो हो सकता है वो मेरे पीछे आ जाएगा। तो मैं तुरंत यू टर्न किया और उसकी पीछे की तरफ चला गया, उसके पीछे चला गया। उसने तो पूरा हुड पहना के रखा था और हथियार भी उसका पीछे की तरफ लगा के रखा था वो, और वो कमांडर की तरफ जा रहा था। मतलब वो आम नहीं था? हाँ, हाथ में उसमें हथियार थे? उसका हाथ में हथियार नहीं था, उसके पीठ के ऊपर हथियार था। वो पीछे की तरफ लगा के रखा था, बैरल जमीन के ऊपर था और बट जो है उसका ऊपर की तरफ था और वो उस घर की तरफ जा रहा था। तो मैं यू टर्न करके उसके पीछे गया। मैंने अपने कमर की कुकरी निकाली और उसका गला, मतलब मुंह दबाया और उसको गला काट दिया। उसको बोलते हैं सेंट्री साइलेंट। तो जैसा ही गला काटा, उसने चिल्लाना शुरू किया। चिल्लाने एकदम तुरंत एकदम यू टर्न करके वो पीछे की तरफ घूमने की कोशिश की, लेकिन मैं जैसी मेरी कुकरी बनी थी वो पूरी घुमा दिया। ऐसी घुमा दी तो ये जो कंठ है उसका कट गया और ये आधी गर्दन ही कट गई और वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्या है, ये कंठ कटने के बाद हवा बाहर निकलनी शुरू हो गई, आवाज नहीं आया।
फिर उसने पूरा दौड़ लगाया और मेरी तब पीछे की तरफ कर रहा, लेकिन वो उसको मैंने कुछ उसके बस की बात था नहीं। वो पीछे घुमा, तब तक मैंने उसको ज़मीन के ऊपर लेटाया। ज़मीन के ऊपर लगाया, पेट के बल लेटाया और दोबारा एक मारा कुकरी का घाव और पूरी उसकी ये नस काट दी। और जब तक वो ठंडा नहीं पड़ा, मरा नहीं, तब तक उसको छोड़ा नहीं। थोड़ी देर के बाद वो पूरा ठंडा पड़ गया, मर गया। मैं अपने लोकेशन में आया, अपने साथियों को बोला, अभी एक को मैंने काटा है, हो सकता है इसको देखने के लिए दूसरा कोई आएगा। क्योंकि ये 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद उधर पहुंचेगा नहीं, तो उसको देखने के लिए दूसरा आएगा और वो हमारे ऊपर हो सकता है हमारा सरप्राइज बोलेगा कि कुछ ना कुछ हुआ है, तो वो फायर करने की कोशिश करेगा। तो मैं करता हूँ, इस घर में जाके ग्रेनेड डालता हूँ, क्योंकि उसके अंदर 5 कमांडर है और 3 उनके सहायक भी है। जितने मरते हैं उतने मरने दो। अगर घर के बाहर अगर कोई भागता है, जिसको दिखता है वो आप फायर कर सकते हो, लेकिन देख लेना कि अपना कोई उसके अंदर बंदा नहीं होना चाहिए। आप पूरे आड़ लेके बैठ जाना। मैं गया, ग्रेनेड तैयार करे। ग्रेनेड का मतलब जो हैंड ग्रेनेड होते हैं ना, हाँ, जो उसको की रहती है, की रहती है, हाँ, वो उसको मैंने की निकाल के रखी, दोनों हाथों में लिए, उस घर के अंदर दाखिल किए, डाले और मैं तुरंत जमीन के ऊपर लेट गया। और अंदर बैठे हुए 5 कमांडर और उनके 3 साथी सबके सब ढेर हो गए, मर गए सब। ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होते ही टाक 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 ऐसे 3 ब्लास्ट हो गए और उसके अंदर उनका रेडियो सेट इक्विपमेंट था। जो वायरलेस सेट थे या छोटी मोटी वॉकी टॉकी थी, वो उनका जो हेडक्वार्टर था, क्योंकि वो हेडक्वार्टर ही वहां पे उन्होंने बना के रखा था, वहां से पूरे आदेश जाते थे। तो वो पूरा ब्लास्ट हो गया और वो वहां से मर गए, अंदर बैठे हुए सभी के सभी। ये मरने के बाद मैं अपने लोकेशन में वापस आया और फिर उनमें भगदड़ शुरू हो गई। जो आतंकवादी बाहर बैठे थे कि अचानक ये हुआ कहाँ है, मुझे ब्लास्ट कहाँ से आ गया वो। तो उस घर की तरफ वो एक एक बाहर से जो भी थे वो आने लगे और मेरा कमांडो हर पेड़ के पीछे बैठा हुआ था। जिसको जिसको देखता था वो एक एक को मारता शूट करता था, एक शूट करता था। ये पूरी कहानी चल रही है, तब तक बादल आ गए और उस पहाड़ी के ऊपर टिक गए। पूरा ब्लैकआउट हो गया, पूरा दिखना बंद हो गया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा आगे। ब्लैकआउट मतलब बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी नहीं, मतलब अब हरकत नहीं कर सकते, ऐसी नौबत आ गई वहां पे। थोड़ी देर के बाद तब तक मेरे एक साथी को गोली लग गई। ऐसे क्योंकि वो आतंकवादी क्या करते हैं, अंधाधुंध फायर करते हैं, वो देखते नहीं है क्या हुआ है, कौन कहां से फायर आ रहा है, वो जिसको दिखाई दिया टक 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 फायर किया, भाग गए। ऐसे में मेरे साथी को गोली लग गई, उसको लग गई ईडी में गोली। उसने बोला सर मैं इधर गिरा हूं। अभी मुझे ये पता नहीं लग रहा क्योंकि अंधेरा हुआ था पूरा, आगे कुछ पता ही नहीं चल रहा कि ऊपर देखूं तब भी पूरा फॉग, हाँ, कुछ नहीं दिखाई दे रहा आगे। मैं बोला उसको थोड़ी देर तक रुको, जैसे ये मौसम क्लियर हो जाएगा, ये बादल निकल जाएंगे, मैं आपके पास आऊँगा, फिर आपको मेरे लोकेशन में लेके आऊँगा। तब तक उधर ही पड़े रहो, फायर मत करना। जब जैसे ही मैं आपको बोलूँगा मुझे इशारा कर दो, फायर का एक डबल टैप का एक इशारा दे दो, ताकि मैं आपके पास उधर पहुँच जाऊँगा। फिर थोड़ी देर के बाद बादल निकल गए, बादल निकल गया, मौसम क्लियर हो गया। फिर उसने मुझे डबल टैप का एक इशारा किया, फिर मैं उसके पहुँच गया, उसको क्राउलिंग करके वहाँ तक पहुँचा, उसको उठाया, देखा उसको तो उसके ईडी के ऊपर लगी थी, उसका शूज़ के ऊपर से ही गोली उसको लगी थी अंदर, तो वो खून बह रहा था उसका। मैंने उसको उठाया, उसने अपना हथियार उसी के हाथ में था, मैंने उसको कंधे पे लिया और मैं अपने लोकेशन में आ रहा था। तो जिस आतंकवादी ने मेरे साथी को गोली मारी थी, उसको मालूम था कि इसको उठाने के लिए कोई आए। उसने दोबारा उसके ऊपर फायर नहीं किया, वो भी बैठा रहा उधर ही, क्योंकि वो हाइट पे था। अच्छा, वो बैठा रहा, उसने मेरे ऊपर एक बस्ट किया, ऑटोमेटिक फायर किया। वो तो फिर बैठा हुआ था, उसने फायर किया तो 7 गोलियां मेरी दाएं पैर में लगी, दाएं लेफ्ट पैर में, और पूरी पैर ही निकाल के लेके गई। घुटने के नीचे वाला जितना भी पेंड्री का हिस्सा था, वो गोलियां लग के पूरा पैर निकाल के लेके गई। मतलब हड्डी मांस सब निकल गया, बोलो पेंड्री वाला पूरा हिस्सा, नीचे पंजे को कुछ नहीं हुआ, पेंड्री वाला पूरा हिस्सा गोलियां निकाल के लेके गए। मैं तुरंत जमीन के ऊपर लेट गया। मेरा साथी था, लुढ़कते लुढ़कते नाले में चला गया। मुझे पता ही नहीं चला एक्चुअल हुआ क्या है।
तो जैसे ही मैं ज़मीन पे गिरा तो मेरा पैर हो गया ऊपर, उसने दूसरा बस्ट निकाला। 2 गोलियाँ राइट पैर में लगी, पैर मुड़ के कमर में चिपक गया ओह! और मैं ढलान की तरफ नीचे की तरफ जाता रहा और तब तक वो खड़ा हो गया। अभी तक तो बैठ के आराम से फायर कर रहा था, खड़ा हो गया। उसने तीसरा बस्ट निकाला और 2 गोलियाँ पेट के अंदर लगी और आंतड़ियाँ बाहर। मैं करवट बदलता रहा आगे की तरफ, तब तक वो मेरे 5 फुट के ऊपर आया। 5 फुट के ऊपर आके उसने मेरे आँखों में आँखें डाली। मैं उसको देख रहा हूँ और मुझे पता नहीं कि मेरा हथियार कहाँ गया, क्या कोई पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जब पैर निकल गया तो कुछ लगा ही नहीं, क्या हुआ है कुछ। लेकिन जब उसमें देखता हूँ तो पूरा खून-खून हो गया चारों तरफ और कोशिश कर रहा हूँ उठने की, तो कहाँ, पैर में जान ही है नहीं। जब मैंने हाथ डाला तो मेरे राइट हैंड हाथ के पास मेरी जीवन संगिनी, मेरी AK VZ 58 थी मेरे पास, वो मेरे हाथ में लगी, क्योंकि जब मेरे को पेट में गोली लगी ना तो मेरे हाथ से वो निकल गई थी। जैसे इसकी लेती है ना, अचानक कहीं को कुछ झटका हो लग गया जाता है तो था। झटका लगता है, तो झटके के साथ मेरी बंदूक जो है, मेरी VZ 58 मेरे हाथ से निकल गई थी और वो आगे जाके जहाँ पे मैं लुढ़क के उधर जाके पहुंचा, तब तक वो मेरे हाथ में मिली। ये मेरे 5 फुट के ऊपर आया, मेरे आंखों में आंखें डाल रहा है वो आतंकवादी, उग्रवादी, और उसने अपनी बंदूक अपने कंधे पे लगाई, बट अपने कंधे पे लगाया, एम करके उसने मेरे ऊपर लिया। अभी वो मेरे को गोली मारेगा ही, तो बोलते हैं ना कि जागोरा कसाईया मार सके ना कोई। मैं अपने भगवान का नाम ले रहा हूँ, का शेरावाली बोल रहा हूँ, वागजाई माता बोल रहा हूँ, और इधर से अपने हाथ से बंदूक मैंने उठाई और मेरी नज़र उसके ऊपर है और मेरा बैरल कब उसकी तरफ गया और मैंने ट्रिगर प्रेस किया, नीचे से ऊपर उसको फाड़ दिया। मेरा ट्रिगर दबना और उसने फायर करना, उसकी फायर करने से पहले मेरा गोली उसको लग गया था और मैंने तो मेरा ऑटोमेटिक के ऊपर ही था, बस्ट के ऊपर ही था, पूरा बस्ट ऊपर से निकल ऐसा, क्योंकि गोली क्या करती है, जब आप बस्ट करोगे तो हथियार ऐसा ऊपर उठेगा तो हाँ। ऐसा ऐसा नीचे चला जाएगा। तो हुँ, मेरा हुँ। जो हथियार था, क्योंकि मैं सिंगल हाथ से ही पकड़ा था, मैंने डबल हाथ से नहीं, क्योंकि एक हाथ से तो मैं जमीन के ऊपर ज़मीन था। के ऊपर। वो राइट हाथ मैंने उठाया और उसके ऊपर प्रेस किया था, तो उसको नीचे से ऊपर तक ऐसा फाड़ दिया। वो 5 फुट के ऊपर था, मेरे ऊपर आके गिरा, क्योंकि वो हाइट पे था। गिरते ही थोड़ी सी और एक करवट बदल ली और एक गोली उसके भेजे पे मार दी। उसका मस्तक पूरा उठा उठा दिया और फिर मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर को बताया, सब शिव साहब को, सब मुझे गोली लगी है, साथ-साथ मेरे साथी को भी गोली लगी है। तो ये जो फायर हुआ था, हाँ जी, तो गोली का वो साइज़ कितना था? 9.62 mm। 9.62 मतलब इत LMG जैसे। सेम एलएमजी, हाँ, सेम एलएमजी, जैसे कि एसएलआर की जैसी गोली होती है, करेक्ट। AK-47 की जैसी गोली होती हाँ, है, हाँ, हाँ। 9 mm की गोली। वो वही वही 9 mm की गोली, इतना बड़ा बुलेट, और ये बुलेट, क्योंकि मेरे पेट में जो बुलेट लगा था, वो बाहर नहीं निकल पाया, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। मैं ज़मीन के ऊपर लेटा हुआ, ज़मीन के ऊपर जो भी कोई चीज़ होगी, वो पार नहीं करेगी वो। करेक्ट। तो वो गोली, दोनों बुलेट मेरे पेट के अंदर ही रहे और इसकी वजह से पूरा अंदर की आंतड़ियाँ थी, वो खराब हो गई और जितना छोटा-सा होल निकला था वहाँ से, और जैसे-जैसे साँस लेता हूँ, वो तो, क्योंकि होल तो हो गया, होल होने के बाद जितने भी अंदर का खून और जो मल था अंदर का, वो जैसे ही इंटेस्टाइन फटने के बाद पूरा बाहर आना शुरू हो गया वो, और जैसे-जैसे साँस लेता हूँ, वो पूरा पेट के अंदर से पूरा आंतड़ियाँ बाहर आना शुरू हो गई। तो ये सब देख के फिर आपको चक्कर नहीं आई न कि नहीं, सर चक्कर नहीं आई, तब तक मुझे अपने साथियों ने वहाँ से उठाया, क्योंकि साथियों को पता चला कि इसको गोली लगी है। तो मुझे एक सेफ जगह पे लेके आ गए, एक नाले में लेके, जहाँ पे मेरा साथी गिरा था, जिस नाले में गया था ना, क्योंकि वो नाला बहता नाला था, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और उस बहते नाले में मुझे अपने मेरे साथी लेके आए, पूरे बदन के कपड़े निकाले, उन्होंने चेक किया और कहाँ-कहाँ गोली लगी है और फर्स्ट एड करने की कोशिश करी, वहाँ से 2 डंडे काटे, पूरा पैर को स्प्लिंट किया, सीधा किया, बूट की लेस निकाली और उसको
सीधा बांध दिया। फर्स्ट एड का कुछ किट था हमारे पास, वो पेट के ऊपर लगा, लेकिन खून और गंद ज़्यादा मल होने की वजह से उसको निकाल के धो के, आतड़िया धो के उसको बांधने की कोशिश की। बनियान निकाली और जो फर्स्ट एड का किट था उससे बांध के रखा। रहा लेफ्ट पैर तो पूरा उसकी हड्डियाँ निकाल के लेके गई थी। जब बांधने की कोशिश कर रहे तो क्योंकि मांस मांस लटका हुआ था, तो उसको बांधने को नहीं हो रहा था, क्योंकि हड्डी पूरी निकाल के लेके गई, सिर्फ मांस बचा है। मैं अपने साथी को बोल रहा हूँ कि इसको काट दे, ताकि कम से कम बांधने के लिए तो ठीक रहेगा, ब्लड तो रुकेगा। तो साथी बोलता है सॉरी सर, मैं नहीं ये कर सकता, इतना खून बह रहा है। तो मैं अपनी कुकरी निकाली और मेरा पैर मैंने घुटने से अलग कर दिया, काट दिया उसको। फिर उसको बोला अभी इसको बांध। फिर उसने उसको फर्स्ट एड करना शुरू किया, उसको बांधा, ब्लड रुका। और फिर हर कमांडो के पास मॉर्फिन का इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन लाया उन्होंने। सभी के पास जितने भी जो भी मेडिकल का इक्विपमेंट था, जैसे कि आईवी थी, आरएल थी, आरएल यानी कि रिंगल एक्टर, जो खून का आपका पूरा कर देती है, और आरएल लाया उसने और आईवी चढ़ाना शुरू किया उसने उसी नाले में, उस पेड़ के पास ही जो खून बह के आता है ना नाले में, उसी पे उन्होंने अपना डॉक्टरी उसकी शुरू कर दी। उसने इंजेक्शन दिया, मॉर्फिन का इंजेक्शन, कोई पता नहीं चल रहा कि क्या हुआ है, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ, एकदम नॉर्मल जैसा। नॉर्मल की तरह, नॉर्मल ही है। लेकिन इनको पता है मुझे कि ये पूरा ये निकल गया है, ये पैर तो निकल गया है, इसको बांध के रखा। लेकिन पेट ने जवाब देना शुरू किया, क्योंकि बुलेट अंदर था। बुलेट अंदर थी। इन दोनों का मुझे ज़्यादा कुछ लगा नहीं, कि जो अंदर था ना वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा था, क्योंकि वो बुलेट थी और जैसे जैसे सांस ले रहा हूँ वो ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो गई। बुलेट क्योंकि जिंदा बुलेट 9 mm का बुलेट ऊपर की तरफ चढ़ रहा है और आतड़ियाँ बाहर की तरफ निकल रही है, और सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो गई, क्योंकि पेट फिर फूल गया। पेट फूल गया और ऐसा लग रहा था कि कुछ जल रहा है पेट के अंदर। तो फिर आपने बेस पे कांटेक्ट किया था उसके हाँ, लिए? बेस में तो मैंने अपने कमांडिंग अफसर को तो पहले बताया ही था, सर मुझे गोली लगी है करके। ये तब तक कमांडिंग ऑफिसर ने वहाँ से हेलीकॉप्टर भेज दिया। हेलीकॉप्टर वहाँ से भेज दिया, हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर आया और हेलीकॉप्टर के ऊपर आतंकवादियों ने फायर करना शुरू किया। 3 बजे तक हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर के ऊपर आतंकवादियों ने फायर किया। मतलब अप्रोक्सीमेटली 12 बजे के आसपास आपके ऊपर इनकाउंटर, अटैक हुआ हाँ, होगा। 12-1 बजे के करीब हमारा एनकाउंटर शुरू ही था वो। हाँ। 1, 2, 3 बजे तक तो हमारा एनकाउंटर, मतलब रात के 7 बजे 6 बजे तक हमारा एनकाउंटर शुरू था ये। अच्छा। हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर के ऊपर आतंकवादियों ने फायर किया। तब तक तो 4-5 बज गए, हेलीकॉप्टर घूमता रहा, किसी भी हालत में उसने हमको लेके जाना था, लेकिन उसको उतरने दिया नहीं आतंकवादियों ने, उसके ऊपर फायर करते रहे। उसके बाद मौसम खराब हुआ और खराब मौसम में डाउन नहीं हो सकता हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर फिर वहाँ से निकल गया और वो सारी रात हमें जंगल में रहनी पड़ी। और मेरे साथियों ने मुझे बचाया कि इंजेक्शन देते रहे, सोने दिया नहीं। ऊपर से बारिश हो रही है, बारिश में सो नहीं सकते, और बदन के पूरे कपड़े निकाले और वो इंजेक्शन और मॉर्फिन देते रहे, आईवी चढ़ाते रहे। और एक हौसला था कि चारों तरफ से फायर हो रहा है, मैं उनको ये भी बोल रहा हूँ एम्यूनिशन जो है संभाल के यूज़ करना, क्योंकि सारी रात हमको यहाँ पे, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि कुछ हुआ है करके, क्योंकि इसका कोई असर ही नहीं हो रहा था। लेकिन जब पेट के अंदर जब शुरू हो गया ना जलना, तब पता चला कि कुछ ना कुछ हो रहा है अभी, क्योंकि खून बहुत सा बह गया। फिर थोड़ी सी चक्कर आना शुरू हो गया, ग्लानि आ गई, चक्कर आना शुरू हो गया, तो लगता था कि अभी कमजोरी हो रही है, कि कुछ हो रहा है। और पेट के अंदर ज़्यादा बहुत हार्ट की तरफ जलना शुरू हो गया था। और ऐसे में मेरे साथी मुझे बता रहे, सर 3 बज गए, 4 बजे सुबह हो ही जाएगी। और ऐसे में इंजेक्शन चलते रहा, बोलते रहे,
आवाज़ सुनता रहा, सारी रात फायर चलता रहा और सुबह 7 बज गए। 7 बजे अभी हमें पता चला कि सूरज ऊपर आ गया है, हेलीकॉप्टर आने वाला है। हम्म। तब तक हेलीकॉप्टर का आवाज़ आना शुरू हो गया। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो 3 या 4 बजे हाँ जी। वहाँ के टाइम के हिसाब से 3 या 4 के बजे। 3 या 4 बजे मतलब हमको बताना शुरू कर दिया साथियों ने कि अब सर अभी कुछ नहीं होने वाला, अभी आप सुबह होने वाली है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में 7 बजे तो बहुत पूरा उजाला हो जाता है, 4 बजे ही शुरुआत हो जाती है। और 4 बजे के बाद आहिस्ता आहिस्ता हमको पता चल जाएगा कि अभी शुरू होने वाला है सुबह। और 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बजे सूरज ऊपर आ गया और मौसम भी क्लियर हो गया था। लेकिन इनकाउंटर चल रहा था कि हमारे साथी जो है फायरिंग सारी रात चलती रही और उस ऑपरेशन में हमने 37 आतंकवादियों को मारा। मतलब 40-45 से उसमें से 37 को हमने, बाकी तो कुछ मरे, वो गए म्यांमार में। उनका रिपोर्ट बाद में आता रहा कि ये उधर आके मर गए करके। अच्छा, इंजर्ड वगैरह होंगे। हाँ, वो तो उन्होंने बॉर्डर पार कर रखी थी, हमने बॉर्डर पार नहीं कर सकते थे। किसी के देश में हम नहीं घुस सकते थे। करेक्ट। वो हमारे देश के अंदर जितने भी घुसे थे उनको तो हमने लुढ़का दिया था, मार दिया था, ठोक दिया था सबको। और ऐसे में फिर हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर से लेके फिर हमें इम्फाल में लेके गए। इम्फाल हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे पेट की गोलियाँ निकाली। मेरे कमांडिंग ऑफिसर वहाँ पे थे, मेरा एक दोस्त था वहाँ पे, अमरे करके थे सर। उन्होंने हमारे से पूरी बात हो गई, मेरे कमांडिंग ऑफिसर वहाँ पे थे, उनसे बात हो गई, पेट की गोलियाँ निकाली। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। मुझे जानना है कि आपके ऊपर ये जो अटैक हुआ, आपने जो सर्वाइव किया है, मतलब आई गेस सो सुबह में 12 बजे के आसपास आपको गोली लगी जी। तो दूसरे दिन 7 बजे के आसपास आपको बचाने आ गए। हाँ जी। मतलब 18-19 घंटे आप वैसे ही थे जी। मतलब बुलेट के साथ में थे और टूटे हुए पैर के साथ में, दोनों पैर। हाँ जी। तो आप में जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था वो क्या ट्रेनिंग से आया था? नहीं, ट्रेनिंग का इसमें ट्रेनिंग तो है ही, लेकिन इसमें क्या है, अपना हौसला बहुत ज़्यादा आपको मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो लड़ाई है हौसलों की लड़ाई है। क्योंकि हमारे साथी हमारे साथ है, हमें पता है कि हमें कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन जिसने अपना हौसला खो दिया ना, वो आगे जी नहीं सकता। मुझे मालूम है कि मेरे पीछे मेरे साथी जो मुझे मरने देंगे नहीं, और इस बुलेट से मैं मरने वाला नहीं हूँ। क्योंकि ये सिर्फ पेट में लगी है, अगर छाती में लगती तो शायद बात बन भी जाती। और ये नीचे है, अगर किसको देखो, अभी पिक्चरों में कभी कभी दिखाया जाता है कि ये गोली लगी पैर में लगी और ऊपर वाला आदमी खत्म। वो मरता गोली से नहीं मरता, वो दिमाग से मरता है। और जिसका दिमाग काम करना छोड़ दिया वो तो मरने में शामिल है। लेकिन जब ये सब चालू था, मतलब एक टाइम आया होगा कि आप थोड़े स्टेबल हुए होंगे जी, कि हाँ, अब भले ही गोलियां चल रही है, दोनों तरफ से चल रही है, एनकाउंटर हो रहे हैं, आप एक जगह पे बैठे हो, थोड़े से स्टेबल हो गए हो कि अब पता चल रहा है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, मेरे बॉडी में क्या चल रहा है, वही पता चल रहा है आपको। लेकिन आपको कुछ फैमिली की तभी याद आई थी, फ्लैशबैक आए थे आपको? नहीं, कोई सिर्फ जवानी सिर्फ दिख रहे थे। सिर्फ टारगेट हमारा था, हमारा फायरिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान था। कहाँ से फायर आ रहा है, कहाँ से कौन क्या कर रहा है। नहीं सर, ऐसे टाइम पे कभी घर की नहीं याद आती, क्योंकि हम उस माहौल में अभी जब लड़ाई लड़ रही है, कहाँ टाइम है उसमें घर की याद करने का, कौन क्या कर रहा है। नहीं ना, नहीं, इसलिए मैं पूछा क्योंकि बहुत ज़्यादा कंडीशन आपकी खराब हो गई थी। नहीं, मुझे तो नहीं लगता था मुझे कुछ खराब हुआ है। अब मुझे मालूम था कि मैं मरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये मैंने कभी ये सोचा ही नहीं। अगर मैं सोचता ना कि मुझे लगा है और कुछ होने वाला है, मैं तो अपने साथियों को मैं बोल रहा हूँ ऐसा फायर करो, ऐसा फायर करो, क्योंकि कमांडर मैं था और मेरी जिम्मेवारी ये थी कि जितने आए हैं उनको सबको लेके मैंने वापस अपने कैंप में जाना है। ये बड़ी जिम्मेवारी है। और ये अभी मुझे पता चल रहा है कि जब एक ऑफिसर बनता है उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी होती है। मतलब हम लेके चलते हैं कितने बंदों को, वो तो ऑपरेशन लड़ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उसका जो परिवार है उसकी जिम्मेवारी भी उसी के ऊपर ही है ना। करेक्ट। मतलब वो बंदे को लेके जाना, या तो उसके पूरे परिवार को
क्या जवाब देंगे हम? बोलने के लिए तो सीधी बात है, बोला उसको गोली लग गई मर गया, लेकिन उसके परिवार के ऊपर जो जिम्मेवारी है, वो कमाने वाला तो एक ही था ना। वो जो योद्धा था, वो एक बार गया, वो तो परिवार को थोड़ा ना दोबारा मिलेगा। और ये जिम्मेवारी जिसकी, जो कमांडर है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि मैं उसको वहां से निकाल के वापस अपने लोकेशन तक पहुंचाऊं, जहां से मैं उनको लेके आया हूं। ये बड़ी कठिन परिस्थिति होती है ऐसे युद्धों में। हम फिर से वही अभी पॉइंट पे थे, हॉस्पिटल में। जी। फिर क्या हुआ? फिर हॉस्पिटल में पहुंच गया। वहाँ पे मेरे कमांडिंग ऑफिसर थे वहाँ पे उन्होंने बात की, मेरे से, मेरे परिवार से बात करवाई। मैं अपने परिवार को बोल रहा हूँ, मेरी वाइफ को, क्योंकि उस टाइम पे मेरी वाइफ कल्याण में रहते थे हम, मुंबई कल्याण में, ठाणे के पास है वो। और घर में टेलीफोन था नहीं। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एसटीडी हुआ करती थी। उस एसटीडी में हमने बता दिया कि वो अंकल बैठे थे, उनको बोला कि थोड़ा मेरी वाइफ को बुला देना, मेरी इसको बात करनी है। फिर मैं उसको बताया था कि ये मैंने इम्फाल से बताया था। हाँ, इम्फाल में जब एमएच में था उस टाइम पे, कि मुझे फुटबॉल खेलते समय थोड़ा सा लगा है, अगले 10-12 दिन में आपको शायद फ़ोन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पैर में अभी प्लास्टर लगाना लग जाएगा, तो मैं बाहर नहीं आऊँगा, तो लेटर से भेज दूंगा मैं आपको लेटर। और उस टाइम पे नया नया 2005 में मोबाइल अपने देश में आना शुरू हो गए थे। तो 2005 की बात है, नया आविष्कार हुआ ही था उस टाइम पे। तो फिर ये उस हॉस्पिटल ने क्या किया, मजे की बात आपको बताता हूँ। ये वो हॉस्पिटल ने क्या किया, 3 टेलीग्राम बनाए इम्फाल हॉस्पिटल ने। उन्होंने बोला एक पैर एम्प्यूट है, दूसरे पैर कंपाउंड फ्रैक्चर है, और एब्डोमिनल में गोलियां है। ये 3 अलग अलग टेलीग्राम बनाए और ऑफ इमीडिएट करके उनको घर में भेज दिए। और ये घर में टेलीग्राम 24 घंटे के अंदर ये टेलीग्राम पहुंचनी ही है, किसी भी हालत में, देश का किसी भी कोने में। उस टाइम में टेलीग्राम की सेवा बड़ी अच्छी सेवा थी। अभी वो पोस्ट और टेलीग्राम सेवा बंद हो गई है। बंद हो गई, करेक्ट। और उस टाइम पे वो टेलीग्राम दूसरे दिन मेरे घर में जाके पहुंच गए। और पहले दिन, जिस दिन गोली लगी थी, उस दिन का दिन था, जिस दिन मैंने अपनी वाइफ से बात करी थी, वो था वट पौर्णिमा का दिन। और जब बात करी तो उसको मैं बोला ऐसा ऐसी बात हुई है। और दूसरे दिन टेलीग्राम पहुंचा, उसके अंदर लिखा है, बोला गन शॉट वुंड, जीएसडब्ल्यू लिखा था। गन शॉट वुंड मतलब जीएसडब्ल्यू, एब्डोमिनल, यानी एक पैर में कंपाउंड फ्रैक्चर। तो फिर वाइफ को कोई समझ में नहीं आया क्या वो ऐसा, मतलब जीएसडब्ल्यू क्या लिखा है। तो उसने उसके पिताजी को बोला, मेरे ससुर जी तो थे, वो भारतीय सेना में सूबेदार रैंक से आए थे वो, और उनको उसने बता दिया ऐसी ऐसी बात है। वो आए, उन्होंने पढ़ा, उनको तो तुरंत पता चल गया कि ये ऐसी गनशॉट की बात है, उसको गोलियां लगी है। और उन्होंने बोला अरे कोई बात नहीं, ठीक ठाक है। बोलो टेलीग्राम आया है, थोड़ा सा उसको पैर में कुछ फ्रैक्चर हुआ है। तो बोले हाँ फ्रैक्चर का कल उन्होंने फ़ोन किया था, फुटबॉल खेलते समय फ्रैक्चर हुआ है। तो उन्होंने कुछ ज़्यादा उसको महसूस होने नहीं दिया। लेकिन वो तुरंत घर के बाहर आए, उस एसटीडी में आए, और एसटीडी से आके मेरे साले को फ़ोन किया। वो फौज में कर्नल रैंक से थे। उनको उन्होंने फ़ोन किया और उसको बताया ऐसी ऐसी बात है, एक्चुअल क्या कहानी है, थोड़ा उनके शो से पूछ लो। जब मेरे साले ने हमारे सीओ साहब से बात करी और उन्होंने पूरी हकीकत बताई, ऐसा ऐसा हुआ है, आप तुरंत आपके फैमिली को बोल दो गुवाहाटी आए, इम्फाल में नहीं आना है। हम यहाँ से गुवाहाटी से उनको इम्फाल से हम गुवाहाटी लेके जा रहे हैं। तो फिर मुझे जैसे ही मेरे पेट की, क्या इम्फाल ने क्या किया, पेट की गोलियां निकाली और तुरंत मुझे वैसे ही हेलीकॉप्टर में भर के 151 बेस हॉस्पिटल गुवाहाटी के लिए भेज दिया। मतलब वुंड ऐसी ओपन ही थी ना, उसमें से गोलियां निकाली सिर्फ। उन्होंने कट कुट कुछ नहीं किया, सिर्फ पेट ओपन किया, उसमें से बुलेट निकाली
और वैसा ही उसको पैक करके हम्म, फर्स्ट एड किट लगा के उन्होंने मुझे एक डॉक्टर के साथ हेलीकॉप्टर में भरा और मुझे इम्फाल से गुवाहाटी भेज दिया। और गुवाहाटी वाले ने भी वही किया। जैसा ही मैं अंदर जाता हूँ 3 टेलीग्राम बनाए उन्होंने। उन्होंने वहाँ पे मुझे पूछा, उन्होंने मेरा एड्रेस पूछा सबसे पहली बात कि मुझे तो होश तो था उस टाइम पे, होश था, लेकिन मुझे मेरी आवाज़ दोबारा मुझे ये सुनाई दे रही थी क्योंकि तबीयत थोड़ी सी क्रिटिकल होने लगी क्योंकि पूरा पेट का पॉइजन हो गया था। पॉइजन हो गया तो मुझे कान से नाक से खून आना शुरू हो गया था। जब गुवाहाटी पहुंचा उन्होंने 3 टेलीग्राम बनाए, फिर दोबारा मुंबई के लिए रवाना किए। उन 3 टेलीग्राम में भी वही सेम बातें, ऑफ इमीडिएट ऐसा ऐसा हुआ है, गन शॉट वुंड। और दूसरे दिन दोबारा वो 3 टेलीग्राम पहुंच गए उसके पास। वाइफ ने दोबारा अपने इसको बताया, बोला ठीक है हम आज के आज निकल रहे गुवाहाटी के लिए, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर उसी दिन मेरा पूरा परिवार गुवाहाटी में आ गए। बाय एयर उन्होंने विमान से गुवाहाटी उतरे और ये मेरे हॉस्पिटल में आ गए। और जब मुझे हॉस्पिटल में गुवाहाटी लेके गए, गुवाहाटी में जाने के बाद फिर 6 दिन के लिए मैं कोमा में चला गया क्योंकि इतना ब्लड हो गया, इतना खून निकल गया, तो मुझे कोई पता ही नहीं चला उसके बाद क्या हुआ। तब तक डॉक्टर ने क्या किया था, जब उसी दौरान कि मेरा पेट फाड़ दिया पूरा, जितनी इंटेस्टाइन जितने भी खराब हो गई थी उसको उन्होंने आर्टिफिशियल जो भी लगा के उन्होंने कर दिया ठीक। लेफ्ट पैर में मैंने तो काटा ही था, लेकिन जितना भी सड़ा हुआ भाग था, क्योंकि गोलियां लगती है ना तो पूरा काला पड़ जाता है, पॉइजन हो जाता है उसमें। तो जितना पॉइजन हुआ हिस्सा था उसको उन्होंने काट दिया। ये राइट पैर का नीचे से लेके, मतलब इस घुटने से लेके इस टकने तक, वो बीच वाला जो कंपाउंड फ्रैक्चर हुआ था उस हड्डी को पूरा निकाल दिया। वहाँ पे डायरेक्ट रॉड डाल दिया। मतलब वहाँ पे अभी हड्डी नहीं है, हड्डी नहीं है, रॉड ही है। ये मेरे राइट पैर में पूरा रॉड है ये। तो और रॉड डाल दिया और इसको सीधा कर लिया। ये तो बिल्कुल सही हो गया, लेकिन उसको सेंस नहीं था बहुत दिन तक, मतलब जब से कम 3-4 महीने तक उसको सेंस नहीं था। जो पूरा 6 महीने तक मैं प्रैक्टिस करता रहा, थेरेपी लेता रहा, फिर उसके ऊपर ये ठीक हो गया। फिर पेट की आंतड़ियाँ उन्होंने नई डाली, जो भी खराब था उसको काट दिया। 6 दिन के बाद मुझे होश आया और तब तक मेरा पूरा परिवार मेरे सामने था। मैं फिर से एक बार आपको रोकूंगा यहाँ पे। 6 दिन आप होश में नहीं थे, इसके ऊपर मैं फिर से आपको पूछूंगा बाद में। हाँ जी। आपने फर्स्ट टाइम फिर आपका इंटरेक्शन होता है आपके फैमिली के साथ में जी। शायद तक के वाइफ की तरफ आपकी नज़र पहली गई होगी या फिर बच्चों की तरफ गई होगी नज़र। हाँ जी। तो फर्स्ट इंटरेक्शन जो था वो कैसे था, क्योंकि उनको पता चल गया था कि क्या हुआ है करके, आप होश में आ गए थे 6 दिन के बाद में, और पूरा जो आप हुआ था आपके साथ में वो तो आपने देखा हुआ था। हाँ जी। तो फर्स्ट इंटरेक्शन जो था, जहाँ जिसमें बातचीत भी नहीं हुई होगी, आंखों से बातें हुई होगी, तो वो कैसी हुई थी? सर हुआ था यूं कि जब मुझे होश आया ना, तो मेरे सामने मेजर रैंक की डॉक्टर थी। तो जब मेरी आँख खुली तो मैं देख रहा हूँ कि वो ऊपर पंखा घूम रहा है, एसी में था, पंखा ऊपर घूम रहा है, और इधर-उधर देखा तो पूरा हॉस्पिटल, पता चल गया मैं हॉस्पिटल में हूँ। पंखा ऊपर घूम रहा है, हाथ सबसे पहले खोल के देखे, हाथ हिल रहे हैं क्योंकि पूरा चादर लटका के रखी थी। पैर का कोई पता चल ही नहीं रहा था, कमर के ऊपर कोई ये नहीं, इधर उधर देखा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर जैसे आँख खोली तो मैडम ने मेरी तरफ देखा, आई, उन्होंने थोड़ी सी रुई ली, गॉसपीस, उससे मेरा होठ साफ किए, थोड़ा सा पानी लगाया और मुझे बोला उन्होंने, मेरे हाथ घुमा के, सूर्य साहब आपको होश आ गया है अभी? बोला हाँ मैडम जी। और उसने तुरंत कमांडेंट थे वहाँ के, ब्रिगेडियर रामदास, तो उनको बोला सर इसको होश आ गया है करके। वो आ गए, तुरंत आ गए। उन्होंने देखा
और उन्होंने शाबाशी दी, बोला गुड, आपने अच्छा काम किया है और आपको अभी होश आ गया है। आपका हम लेफ्ट पैर बचा नहीं पाए, लेकिन आपका राइट पैर ठीक हो गया है। हमने उसके अंदर रॉड डाला है, आपकी पेट की आंतड़ियाँ कुछ ख़राब थी, उसको हमने ठीक किया है। तो मैं बोला साहब मेरा लेफ्ट पैर तो मैंने ही काटा था। तो बोला आपको मालूम है क्या हुआ था हकीकत? बोला हाँ साहब, ये मुझे पूरी वो मालूम है। बोला आपको कितने दिन के बाद होश आया आपको पता है? बोला वो मुझे पता नहीं है साहब। बोला 6 दिन के बाद आज आपको होश आया है। और गुड शाबाश बोल के वो निकल गए। तब तक ये बात बाहर मैडम ने बता दी कि आपके हस्बैंड को होश आया है। तब तक बाहर मेरी मम्मी, मेरी माँ आई थी, मेरे मामा आए थे, मेरी वाइफ आई थी, मेरी बहन आए थे और मेरे भाई जो भी थे आर्मी में वो सब आए हुए थे। मेरा साला आया हुआ था। ये सब बाहर जब आए, क्योंकि उनको अंदर छोड़ते नहीं, क्योंकि मैं आईसीयू में था और फौज में किसी को भी मतलब जब तक आदेश नहीं होता तब तक अंदर कोई किसी को छोड़ेगा नहीं। और आईसीयू में तो कोई मतलब ही नहीं बनता, सिर्फ जो ऑपरेशन करने वाले और वो कमांडेंट या उधर की जो डॉक्टर थी वही। तो उन्होंने कांच से मुझे दिखाया कि ये है। और उस टाइम पे क्या था, मेरे पे उस पर सफ़ेद चादर लगा के रखी थी, नीचे ने इतना ही सिर्फ मेरा खुला था और पूरी दाढ़ी बड़ी हुई थी, क्योंकि हम जब ऑपरेशन में जाते हैं तो दाढ़ी और बाल नहीं कभी बनाते। वो जब जो जो बाहर का जो माहौल होता है उसी हिसाब से हम रहते हैं। तो उन्होंने देखा तो बोला यही है क्या हमारा, क्योंकि दाढ़ी दूढ़ी बड़ी पूरी बड़ी हुई थी। तो मैं उसने वो देखा, उधर से आई, मेरी माँ देख रही है, वाइफ देख रही है, नज़रें, हमने नज़रों से ही बात चल रही थी। तो सब रो रहे थे और थोड़ा दुख हुआ मुझे, क्योंकि मेरे भी आँख से पानी निकलना शुरू हुआ। ये सब निकल के आहिस्ता 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 एक एक छोड़ के निकल के जा रहे थे। मैं मैडम से रिक्वेस्ट की, जो मेजर रैंक की मैडम थी, मैडम मुझे कमांडेंट से बात करनी है। कमांडेंट मतलब वो वहाँ से जो सीनियर ऑफिसर थे, जो इंचार्ज थे वहाँ पे। इंचार्ज थे उस हॉस्पिटल के। तो उन्होंने बोला क्या बात करनी है? उन्होंने, मैं आपको नहीं बताऊंगा, साहब से ही बात करनी है मुझे। तो उन्होंने साहब को बोला, साहब आ गए उधर। बोला साहब से, बोला साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोला बोल बेटे क्या है? बोला साहब ये मेरा पूरा परिवार आया हुआ है ना, उनको आज के आज मुंबई के लिए भेज दो। अगर ये मेरे सामने रहेंगे तो मैं जल्दी ठीक नहीं हो पाऊंगा। तो बोला क्या हुआ, तो बात हो गई बेटा? बोला साहब ये सब रो रहे हैं और ये ऐसे रोते रहेंगे तो मैं भी रोऊंगा, तो इससे अच्छा ये निकल जाएंगे और मेरे साथी है वो हमें बिल्कुल ठीक कर देंगे। गुड बोल के वो निकल गए और उन्होंने आदेश दिया कि आज के आज ये सब जितना भी उनका परिवार है वो मुंबई के लिए रवाना कर दो उनको। मतलब फेस टू फेस मुलाकात हुई नहीं थी आपकी नहीं, हॉस्पिटल में? नहीं, सिर्फ कांच के थ्रू जो हुई थी कांच के वही? थ्रू ही उनको बात करने नहीं दिया था, कोई नज़दीक नहीं आया था। और ये जब बात थी, कर्नल साहब को पता थी कि वो मेजर ने जो डॉक्टर थी उन्होंने बताया था कि एक पैर उनका एम्पूट है। उनका हाथ लगाने दिया नहीं, क्योंकि अंदर कोई आया ही नहीं था ना, अंदर किसको आने नहीं दिया। तो मेजर साहब, कर्नल साहब को पता बता दिया था वो मैडम ने, ऐसी ऐसी बात है, एक पैर एम्पूट है, दूसरे पैर में रॉड है और एब्डोमल की गोली निकल के अभी वो सब कुछ ठीक ठाक है। और ये सब फिर मुंबई चले आए। मुंबई चले आए कि फिर शुरू होती है वहाँ से अगली हमारी स्टोरी की, ये चलना कैसा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक ही पैर के 4 ऑपरेशन हो गए। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा फिर से, ऑपरेशन की जगह पे। ऑपरेशन मतलब जहाँ पे ये सब आपने ऑपरेशन कंडक्ट किया था जी, वहाँ पे मणिपुर में। जी, वो रात आपके लिए एक दीवार जैसी थी। दीवार के पहले आपके पास सब कुछ था, जी, दीवार के बाद आपका ऑन फील्ड जाना बंद हो गया था जी। क्योंकि इंजरी हो गई थी। ये चीज ने आपकी लाइफ कैसी चेंज कर दी? बहुत बड़ा मतलब एक डिसीजन था वो, कि एक चलता फिरता आदमी, एक
सेप 1 कमांडो जब पूरा दोनों पैर से अचानक बंद हो जाता है, चलना बंद हो जाता है, फिर ये जो मानसिकता है ना, दिमाग काम करना छोड़ देता है कि अगला मेरा भविष्य क्या है? मैं ज़िंदा हूँ ज़रूर, अभी किसी ऑपरेशन में जा नहीं सकता। मैं लड़ाई लड़ नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं एक योद्धा हूँ और योद्धा का धर्म है सिर्फ़ लड़ाई करना। और मेरे साथी मेरे साथ जो भी थे, उनकी तरफ देख रहा हूँ और मैं देख मुझे पता तो था कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा पैर लगेगा क्योंकि मैंने इससे पहले देखे थे ये चीज़ें कि जिसको दोनों दो पैर नहीं है वो भी चल रहे हैं, वो भी भाग रहे हैं, वो भी दौड़ रहे हैं। तो टेंशन मुझे उस चीज़ का था ही नहीं। लेकिन ये था कि एक अच्छा खासा एक सोल्जर जो है, आज मैं ज़मीन पे गिरा हूँ, तो अगला भविष्य क्या है? और उसकी चिंता करने की वजह से फिर मैं ये सोचा कि इसको भी मात दे के मैं अपना काम करूँगा, चलूँगा। जैसे ही उस ऑपरेशन से मैं बाहर निकला, ओटी से जब मुझे यह सब देखने के बाद मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे जब मैं पैर हिलाया, तो मुझे कोई पता ही नहीं चला कि मेरा राइट पैर है या भी नहीं भी। लेकिन मेरे कमांडर ने बताया था कि आपके पैर में हमने रॉड डाल रखा है। तो होश आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बोला टाइम से पहले ही मैं उसके अंदर जान डालूँगा हम्म। कि कुछ प्रैक्टिस करके कैसे भी होके मैंने उसको खड़ा करना है और खड़ा रहना है मैंने और मेरी जीत थी। जैसे ही मैं ज़मीन के ऊपर किया जब मुझे चलना सिखाया क्योंकि जब बच्चा जैसे छोटा-सा बच्चा होता है और वो पैदा होने के बाद जब आहिस्ता-आहिस्ता जो चलना सीखता है, वही कहानी मेरे साथ दोबारा हुई थी। क्योंकि एक पैर था ही नहीं तो वॉकर के ऊपर चलता था और लेकिन वॉकर के ऊपर चलने के बाद भी अगर राइट पैर ज़मीन पे टेकता हूँ तो उसको होश है ही नहीं। हम्म। उठा के रखता हूँ, तो पता ही नहीं चल रहा कि इसके ऊपर वेट जा रहा है या नहीं जा रहा। और ऐसे में हमने बोला कि अभी इसको इस पैर को तो राइट पैर में थोड़ा-सा जोर देना पड़ेगा। फिर उसकी एक्सरसाइज़ शुरू की। एक्सरसाइज़ शुरू की जो हमारे थेरेपी करने वाले जो का हमारा उस्ताद था वो आया। उन्होंने मुझे डेली मेरे से एक्सरसाइज़ करवाते रहे और आहिस्ता-आहिस्ता उसको सेंस आ गया और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। लेफ्ट पैर जो है आर्टिफ़िशियल लिम्ब सेंटर पुणे में आया मैं। वहाँ पे घुटने से मेरा नया पैर बिठाया क्योंकि पूरा स्क्रीन ड्राफ्टिंग थी। मेरे राइट पैर की थाई से जो स्क्रीन निकाल के मेरे इस वाले लेफ्ट पैर में बैठाया गया था। तो उसका थोड़ा-सा जब स्क्रीन कहाँ से निकाल के दूसरे जगह पे जब लगाते हो, तो जल्दी ठीक नहीं होती। करेक्ट, एक्सेप्टेबल नहीं होते नहीं बॉडी को होता वो। है। तो कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं तो उससे थोड़ा-सा मुझे फ़र्क पड़ा, लेकिन मैंने अपनी जिद छोड़ी नहीं। जब तक मुझे पैरों के ऊपर जो बोलते हैं ना कि आपको जैसा मुझे 4 महीने हो गए, उसके बाद मुझे बोला था आप छुट्टी जाओगे। मैं बोला सॉरी सर मैं छुट्टी नहीं जाऊँगा, जब तक अपने पैरों के ऊपर चलता नहीं, तब तक मैं छुट्टी नहीं जाऊँगा। फिर ऐसा ही नवंबर का महीना आ गया, जून में मुझे गोली लगी थी। अक्टूबर नवंबर का महीना आ गया, फिर नवंबर में मैं आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर पुणे में था। पुणे से मुझे बोला गया कि आप अभी छुट्टी जाओगे। बोला सॉरी सर मैं छुट्टी नहीं जाऊँगा। मुझे जब तक मैं अपने पैरों के ऊपर छुट्टी मतलब घर नहीं जाता, अपने खुद चल के जाऊँगा व्हीलचेयर के ऊपर नहीं जाऊँगा। हम्म। तो बोलेगा आपको अब 1 महीना और रहना पड़ेगा। हाँ, बोला तो मुझे क मंज़ूर है। 1 महीना फिर मैंने रात-दिन चलता रहा। जैसे मैं चलता था खून निकलता था। हम्म। पैर से खून निकलता था, 2 दिन दोबारा बंद होता था। फिर तीसरे दिन मैं पैर डालता था, फिर चलता था और ऐसा चलते-चलते फिर मैं एक पूरा 1 महीना वहाँ पे प्रैक्टिस करी। उसके बाद वहाँ से फिर दिसंबर महीने में मैं छुट्टी अपने पैरों के ऊपर चल के मैं छुट्टी आया। अभी हम आते हैं आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने आपको अवार्ड दिया।
आपके चेस्ट के ऊपर अवार्ड पिन किया गया, वो हमने देखा, हमने सेलिब्रेट भी किया, आज भी करते हैं हम सेलिब्रेट उस चीज़ को। जितना आप वो मोमेंट जीते हो उतना हम भी जीते हैं एज अ सिविलियन। वो जो मोमेंट था 3 सेकंड 4 सेकंड या 5 सेकंड का, वो कैसा था आपके लिए? मेरे लिए भगवान जैसे सामने आता है ना, वो मोमेंट मेरे लिए वो था कि मेरा विट्ठल मेरे सामने खड़ा है और वो पूछ रहे हैं मुझे, बता बंदे तेरी रज़ा क्या है? जब मैं उनके सामने देख रहा हूँ, मुझे मेरा विट्ठल दिखाई दे रहा है और उतने मोमेंट में आँख बंद करके जब खुलता हूँ, तब कलाम साहब अपनी छाती के ऊपर मेडल लगाते हैं। मेडल लगा के हम चाय पानी के लिए जाते हैं। वो पीछे से आते हैं, कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं और पूछते हैं कि आप मेरे साथ डिनर करोगे? वो मोमेंट बोले ना तो एकदम गला सूख गया। भगवान कभी किसी से कुछ माँग सकता है क्या? वो सिर्फ़ देने के लिए ही बैठा है। और मेरे लिए वो वाला मोमेंट था। जब उन्होंने कंधे पे हाथ रखा तो ऐसा लगा कि कोई बिजली चमक गई है मेरे शरीर में। एक्चुअली मुझे कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि पीछे से जब हाथ आया तो बिल्कुल मैं पीछे मुड़ता हूँ, तब तक मुड़ के वो सामने, और जब पूछते हैं तो मेरा गला एकदम सूख गया। आँख से पानी निकलना शुरू हुआ। 2 मिनट के लिए मैं बिल्कुल बिल्कुल स्टैच्यू बन गया, बिल्कुल स्तब्ध खड़ा था। कुछ आवाज़ नहीं मुँह से, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट। और पेट से मैंने आवाज़ निकाली, यस सर। और वो रात मिसाइल मैन भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ, मेरे भगवान के साथ मैं खाने के लिए बैठा हूँ। मैं इसमें अपना एक थॉट आपको शेयर करूँगा। जैसे हम मराठी में कहते हैं कि कोई वारी के लिए जाता है, हाँ, भगवान के दर्शन करता है, उसके पैर छूता है और वापस आता है। वापस जब वो अपने गाँव के जो लाइन है उसको क्रॉस करके अंदर आता है, तो सब गाँव वाले उसके पास में आते हैं और उसको प्रणाम करते हैं। जी, इसलिए करते हैं क्योंकि हम नहीं जा पाए वारी में, हम वो विट्ठल के दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन आप करके आए हो, इसलिए हमारे लिए आप विट्ठल हो। यस, तो मुझे वो एनर्जी आप में फ़ील हो रही है कि मैं उनको तो नहीं मिल पाया हूँ, लेकिन आज उन आपके रूप से मैं उनको देख पा रहा हूँ, कि वो एनर्जी महसूस कर पा रहा हूँ कि वो आदमी की एनर्जी क्या होगी। मतलब आज भी मुझे लगता है कि अगर वो आज ज़िंदा रहते थे हमारे साथ में, डेफ़िनेटली मेरी तरफ से एक मेल उनको जाता था कि सर आप पॉडकास्ट के लिए आइए। मुझे प्रोटोकॉल नहीं पता क्या है, लेकिन मैं उनको बोलता था कि सर आप आइए, हमें बात करनी है। और एक चीज़ मैं लास्ट पॉइंट डालूँगा इसमें ऊपर, फिर बाद में हम पॉडकास्ट से वगैरह आगे मुड़ते हैं कि मुझे लगता है कि वो एक ऐसे पर्सन है ना कि जिनको डेथ भी उनके चॉइस के हिसाब से मिली। जो उनको पसंद था बच्चों से बात करना, उसके लिए गए थे और वहीं पे उनकी डेथ हुई। क्योंकि सर ये है ना कि वो बच्चे ही आज जो देश गढ़ा हुआ है ना, जो नए बच्चों में जो उम्मीद बनी रखी है ना, तो ऐसी एनर्जी वाले जो हमारे डॉक्टर एपीजे कलाम साहब होके गए, उन्होंने देश के दे के ही गए, देश से कुछ लिया नहीं कभी। कुछ कुछ बंदे ऐसे ही होते हैं, देने के लिए पैदा होते हैं और सारी उम्र वो देते रहते हैं। और देखो जिस उनका मृत्यु भी ऐसी आई है, देते-देते, मतलब वो बच्चों को पढ़ाते-पढ़ाते उनको वो जो मौत आई है, मतलब बोलते हैं भगवान के पास जो भी वो गए हैं, वो दे के ही गए हैं। और देश के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है कि आज देश अपने इस शिखर पे पहुंचा है, तो उसमें महामहिम राष्ट्रपति मिसाइल मैन का बहुत बड़ा हाथ है। तो अगर हम पॉडकास्ट की तरफ जाते हैं, आपको क्यों लगता है कि आपको क्यों चूज़ किया उन्होंने? क्योंकि मैंने ये पढ़ा है कि खास कल कल ही मैंने पढ़ा कि ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि जहाँ पे राष्ट्रपति इनवाइट करे किसी को डिनर के लिए या फिर लंच के लिए। लेकिन ये प्रोटोकॉल उन्होंने खुद ने बनाया था खुद के लिए। सर ये तो वही जान सकते हैं, और उनको उनके दिमाग में क्या आ गया ये मुझे पता नहीं। ये तो कोई तीनों सेना का अध्यक्ष है वो।
राष्ट्रपति बोले तो True. तीनों सेनाओं के अध्यक्ष अभी वो प्रोटोकॉल अभी नया हो गया है, लेकिन उस टाइम पे तीनों सेना का अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति हुआ करते थे। अभी जो है अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सीडीएस जो है अभी नई रैंक आई है, लेकिन उस टाइम पे तीनों सेना के अध्यक्ष राष्ट्रपति हुआ करते थे, और राष्ट्रपति का आदेश होता है, वो कभी किसी से रिक्वेस्ट नहीं करते। मैं तो यही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि मुझे भगवान का एक आशीर्वाद था कि कलाम साहब जैसा भगवान मुझे मिले और उन्होंने मुझे अपने मेज पे खाने के लिए बुलाया। मैं समझता हूँ कि इस जन्म के पुण्य तो मेरे पूरे हो गए। अगर मेरी मैं जिंदा नहीं होता, अगर तिरंगे में भी लपेट का आता ना, तब मुझे बड़ी खुशी होती, क्योंकि मैं तिरंगे से बढ़कर और किसी को मानता नहीं हूँ। क्योंकि ये मेरी चौथी पीढ़ी जो है भारतीय सेना में है। मेरे परदादा सेना में थे, अंग्रेजों के सेना में थे। मेरे दादाजी भारतीय सेना में थे। मेरे 4 काका भारतीय सेना में थे। 4 काकाओं के हम 7 भाई भारतीय सेना में हैं। और एक मेरे जैसा अगर सैनिक, एक योद्धा अगर वीर गति को प्राप्त होता और तिरंगे में भी लिपट के आता, तो मुझे कोई उसमें गलत नहीं लगता। हम पैदा ही हुए हैं देश के लिए, और तिरंगे से बढ़कर कोई कफन नहीं होता, यह हमें बताया जाता है। तो आपका जो टाइम था वो, मतलब राष्ट्रपति जी ने पूछा वहाँ से लेके डिनर खत्म होने तक, वो टाइम कैसा रहा आपके लिए? सर मैं देखता ही रहा उनको, और खाना तो एक बहाना था, उनके साथ बैठना बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे लिए कि भगवान के सामने क्या बात कर सकते हो, वो तो सिर्फ आंखों से जी भर के देख लिया, उतना ही काफ़ी है हमारे लिए। 2 शब्द जो उन्होंने जो बोले वही हमारे लिए काफ़ी है। बोलते ना, दवा की तरह के, एक दुआ की तरह हमने उनको लिया है, और ऐसा राष्ट्रपति दोबारा होना नहीं है। आपके साथ फैमिली मेंबर कौन-कौन थे तभी? मेरे मामा जी थे और मेरी वाइफ थी। आप आपके मामा से बहुत करीब है। क्योंकि मुझे मामा ने ही बड़ा किया है, हुँ, और मामा की एनर्जी है कि आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, उनका आशीर्वाद है। मामा-मामी दोनों भी, क्योंकि मामा का लड़का भी मेरे इतना ही है, वो भी आज बीआरसी में बड़ा अधिकारी है, और मामा ने आज मुझे जो खड़ा किया है, उन्हीं की एनर्जी है जो आज मैं हूँ। तो सर ये आज का हमारा पॉडकास्ट था। बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन फिर भी एक सवाल ज़रूर पूछूँगा। मुझे पता है इसका आंसर क्या है, लेकिन फिर भी पूछूँगा मैं आपसे। अगर इसी मोमेंट पे, इसी फिज़िकल स्ट्रक्चर के साथ में आपको भारत के सरकार से हुक्म आता है कि आपको मिशन पे आना है, ऑन ग्राउंड आना है, और मिशन क्या है, टेरेन क्या है पता नहीं है, आपका जवाब क्या रहेगा? यस, ऑफ कोर्स मैं आज भी तैयार हूँ। तैयार नहीं, मैं आज भी इंडियन आर्मी में सर्विस में हूँ। मैं आर्म फोर्स मेडिकल स्टोर डिपो कांदिवली में कार्यरत हूँ, और आज भी भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहा हूँ। लेकिन फील्ड में अगर जाने का मौका मिला, तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा, क्योंकि अगर आज मेरे हाथ में अगर हथियार हो, तो लड़ने में मुझे कोई हिचक नहीं है। मैं आराम से फायर कर सकता हूँ, एक पैर के ऊपर खड़ा हूँ, लेकिन बंदूक की गोली मेरी कभी रुकेगी नहीं, बिल्कुल टारगेट को चुदेगी। तो सर ये आज का हमारा पॉडकास्ट था, आपको कैसा लगा ये? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मतलब आपने हमारे दिल के अंदर जो भी बातें थी, आपने उनको उजागर किया। मेरे अंदर जो भी चीज़ें थी, मैंने बाहर निकाली, और जो भी बोला, एक एक सत्य जो घड़ी हुई कहानी है, उसके बारे में आपने मुझे उगलवाया, और आपने जो मेरे अंदर से निकाला, मैंने कोशिश करी वो बताने की, और आपने सबने सुना। मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरे अंदर जो चीज़ें छुपी हुई थी, उसको आपने उजागर किया और उसको बाहर निकाला। मैं एक मानता हूँ कि आर्मी की लाइफ ऐसी है कि जो हमें सिर्फ ऊपर से दिखते है कि बहुत अच्छे से चल रहा है करके, लेकिन उसके पीछे में क्या क्या चल रहा है, ये ऐसे पॉडकास्ट या फिर डिस्कशंस के थ्रू पता चलता है। ज़रूरी नहीं कि आप हर बार पॉडकास्ट में जाए, लेकिन कोई
आपसे बात करे तो वो पर्सन को पता चलता है कि नहीं कितना ये पर्सन ने सहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसको इंजरी हुई या नहीं हुई है। एक फैमिली बैकग्राउंड रहता है, फैमिली से दूर रहना रहता है, कब कौन सा ऑपरेशन आ जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उसको दर्द नहीं है, उसको भी दर्द है उस चीज़ का। लेकिन आप जैसे हीरो है तो इसलिए हम भी वो सेलिब्रेट कर सकते हैं चीज़ें। ना यस सर, क्योंकि क्या है पता है, दर्द के पीछे की जो कहानी है ना, दर्द होता किसको नहीं है। हर हर आदमी जो है दर्द सहता है, लेकिन बोलते हैं ना, डर को पीछे छोड़ के जो जीतता है उसको बाजीगर कहते हैं। और हमने डर को कभी नज़दीक आने नहीं दिया। डर और खौफ में भी अंतर है। देखो सर, क्या होता है कि डर किसी चीज़ का थोड़ा-सा लगता है कि ये डर निकल जाएगा। लेकिन खौफ जो किसी दिमाग में अगर बैठा है ना, वो जल्दी निकलता नहीं है। करेक्ट। हमें जो सुन रहे हैं, मैं तमाम साथियों को मैं बताना चाहता हूं, डर अपने से निकल जाओ, ये हम कह सकते हैं, लेकिन खौफ आपके अंदर बैठने नहीं देना है। किसी चीज का खौफ नहीं रखना है। खौफ जो होगा वो आपको, मनस्थिति आपकी जो है वो बिगाड़ देगा। तो खौफ को कोई जगह अपने दिमाग में मत देना। डर अपने आप निकल जाएगा। हमेशा सत्य बोलो, सत्य चलो, और सत्य का हमेशा, कभी लोगों देर आएगी मगर आपको विजय उसी का ही होगा। सत्य की विजय निश्चित है, और झूठ का कोई इतिहास नहीं है। आपने यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा एक नॉलेज दिया, अपनी कहानी शेयर की। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सो दोस्तों, आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। ये हमने पूरे शिद्दत से बनाया था कि ये पॉइंट को एक्चुअली रोक के रखा था मैंने कि ट्रेनिंग इसमें कवर करनी है, फिर बाद में इंजरी कवर करनी है, क्योंकि लास्ट टॉपिक में हमने सिर्फ कारगिल डिस्कस किया था। और लास्ट आई गेस सो जून 2025 से लेके आज के मोमेंट तक वो मैंने सब्र रखा था कि नहीं मुझे ये पॉइंट पूछने हैं, और वो हमने कवर किए। ऐसे ही अच्छे गेस्ट को लाने के लिए प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल्स दिए हैं, वो लिंक के ऊपर अपने गेस्ट रिकमेंडेशन प्लीज़ शेयर कीजिए, और आज के जो गेस्ट है उन्हें सेलिब्रेट कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद।